8 पीएम अध्याय 236 अरेथा भाई बहनों से बदला लेना। जीवन उस राक्षस के उकसावे को हल्के में कैसे ले सकता था। भले ही इसके लिए अरेथा सिबलिंग्स जिम्मेदार हों, लेकिन एक प्रतिभाशाली छात्र होने के नाते 18 वर्षीय युवक ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसने अरेथा भाई बहनों की ओर तेवर चढ़ाकर देखा। ओह, आप अरेथा परिवार के युवा स्वामी और युवती हैं। जीवन ने अपने होठों के कोने को थोड़ा सा खींचकर एक हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान बनाई। जब तक आप अपने पालतू राक्षस को हमारा रास्ता रोकने के लिए नहीं भेजते, तब तक क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको हमसे क्या काम है। जीवन ने आंखों में चमक लिए बीच वाले बच्चे की ओर देखा। उसने उस लड़के पर भी नजर डाली जिसने चील जैसे राक्षस को भेजा था। जब उसने 10 साल के लड़के को लापरवाही से सीटी बजाते देखा, तो उसका चेहरा थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसने कितना दुस्साहसी काम किया है। दुस्साहसी। बड़े भाई ने देखा कि जेवोन अपने छोटे भाई को घूर रहा है और वह नाखुशी से अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। इस जैसे मामूली नौजवान ने अपने छोटे भाई को घूरने की हिम्मत कब से कर ली। वे अरेथा परिवार के बेटे हैं, वह परिवार जो लगभग वाल्टर परिवार के बराबर था। अहंकार और घमंड इन लड़कों के स्वभाव में शुरू से ही मौजूद थे। अरेथा परिवार जैसे प्रतिष्ठित परिवार के लिए यदि वे अभिमानी और अहंकारी नहीं हैं, तो वे अपने परिवार को कलंकित करेंगे। इसलिए बीच वाले बच्चे का रवैया पहले से कहीं अधिक कठोर हो गया। यहाँ मौजूद महोदय, क्या ये सच है कि आपका समूह ही इस होटल में सुप्रीम स्वीट रूम बुक कर रहा है? बीच वाले बच्चे ने बिना किसी भय या सम्मान के जेवोन के विशालकाय शरीर की ओर देखा। भले ही यह नौजवान भी अपने छोटे भाई की तरह राक्षसों को वश में करने वाला हो, लेकिन उनके जैसे गुमनाम परिवार से आने वाला कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अरेथा परिवार के दर्जे से नीचे ही होता। जब उस बच्चे ने जेवोन को इस तरह से ताना मारा और उसके उस विनम्र मुखौटे की अवहेलना की, जिसका इस्तेमाल वो पहले दूसरों के साथ बातचीत करने के लिए करता था, तो जेवोन का खून खौल उठा। वह अलवारो जैसा नहीं है जो हर जगह मुसीबतें मोल लेने से बचने की कोशिश करता है। क्या जेवोन जैसा उग्र, अभिमानी और घमंडी व्यक्ति अरेथा परिवार के सामने झुकेगा? चाहे वो वाल्टर परिवार ही क्यों न हो, वो अपनी कमर सीधी कर लेगा। उसी क्षण जेवोन ने एंसली और सेलेनो को अपनी बाहों में लिए हुए जोर से नाक सिकोड़ी। हाँ, हमने बुकिंग कर ली है। क्या आप हमारे लिए कमरा छीनना चाहते हैं? जेवोन के शब्द भद्दे थे और सीधे दिल पर चोट पहुंचाने वाले थे। उसका लहजा बीच वाले बच्चे के लहजे से भी ज्यादा परेशान करने वाला था, जिससे अरेथा भाई बहन तुरंत भड़क उठे। तुम बड़े भाई से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि हम कौन हैं? सबसे छोटा बच्चा, जिसने पहले कभी इस मामले में दखल नहीं दिया था, आखिरकार भड़क उठा। उसने अहंकार से भरी आंखों से अपनी छाती पर लगे बैज की ओर इशारा किया। हम अरेथा परिवार से हैं। अरेथा परिवार से। अपनी आंखें चौड़ी कर लो। सबसे छोटे लड़के के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी। देखते हैं कि जब आपको पता चलेगा कि मैं अरेथा परिवार से हूँ, तो क्या आप मेरे सामने घुटने टेकेंगे? माफिया समाज में पदानुक्रम कुलीन और अभिजात वर्ग के समाज के समान था। उच्च पदस्थ व्यक्ति का सामना करते समय विनम्रता बरतनी चाहिए। हालांकि माफिया समाज ने एक और नियम जोड़ दिया। शक्तिशाली लोगों को सामाजिक स्थिति के पदानुक्रम की बिल्कुल भी परवाह करने की आवश्यकता नहीं थी। वे अपनी मुट्ठियों से बोल सकते थे, और जेवोन हमेशा से इसी बात पर विश्वास करता था। भले ही वह घमंडी और मूर्ख दिखता हो, लेकिन जेवोन निस्संदेह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसकी राक्षस वश में करने की क्षमता उच्च कोटि की थी। वह ड्रैगन से संबंधित सभी राक्षसों को आसानी से वश में कर सकता था, जबकि अन्य, जैसे कि यह अरेथा नाम का लड़का, केवल चील से संबंधित राक्षसों जैसी कमजोर प्रजातियों को ही वश में कर सकते थे। जब बीच वाले बच्चे ने अपने पारिवारिक दर्जे का जिक्र किया, तो जेवोन ने केवल एक और घुरघुराहट भरी आवाज निकाली और उपहास उड़ाया। तो क्या हुआ? आप अरेथा परिवार से हैं, तो क्या मुझे घुटने टेकने पड़ेंगे? क्या आपको लगता है कि राजधानी आपके परिवार का पिछवाड़ा है या कुछ और? जेवोन ने एक बार फिर दिल खोलकर हंसा और फिर अपना सिर हिलाया। अगर आपसे मिलने वाला हर व्यक्ति आपके सामने घुटने टेके, तो अब आपकी बारी है। देखते हैं कि आप उन पुराने विशेषज्ञों को अपना सम्मान कैसे दिलाते हैं। जेवोन ने 10 साल के लड़के को घृणा भरी नजरों से देखते हुए अपनी जीभ से एक अजीब सी आवाज निकाली। एक राक्षस प्रशिक्षक जो केवल चील से संबंधित राक्षसों को ही वश में कर सकता है। ही जेवोन ने हल्के से हंसते हुए कहा। उसने सीधे तौर पर लड़के की काबिलियत की ओर इशारा किया और मन ही मन ये जता दिया कि लड़का अभी काबिल नहीं है, फिर भी दूसरों को अपनी मर्जी से आदेश देने की हिम्मत रखता है। जब जेवोन ने सबसे छोटे बच्चे को इस तरह डांटा, तो लड़के का चेहरा तुरंत लाल हो गया। जेवोन ने जो कहा वह गलत नहीं था। राजधानी में कोई भी अपनी मर्जी से मनमानी नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ छिपे विशेषज्ञों की संख्या बाहर मौजूद राक्षसों की संख्या से भी कहीं अधिक थी। राजधानी में दूसरी नस्लों के लोग आ सकते हैं, माफिया समाज के अलावा अन्य ताकतों के लोग आ सकते हैं, या किसी दूसरे देश से भी कोई आ सकता है। राजधानी में माफिया ही एकमात्र शक्तिशाली ताकत नहीं थी, भले ही उनकी संख्या अन्य ताकतों से कहीं अधिक थी। अगर माफिया समाज में अरेथा परिवार की उच्च स्थिति के कारण सभी को उनका सम्मान करना पड़े, तो यह अनुचित है। अगर कोई व्यक्ति माफिया समाज से नहीं है, तो जरूरी नहीं कि वो माफिया समाज में मौजूद सामाजिक पदानुक्रम का पालन करे। अपने भाई की गलती का एहसास होते ही बीच वाले बच्चे ने दांत पीस लिए। तभी उसने सावधानी से जेवोन की ओर देखा और उसे गौर से देखा। क्या आप माफिया गिरोह से नहीं हैं, महोदय? लड़के ने एक बार फिर पूछा। वह अपने छोटे भाई से अधिक समझदार था, इसलिए वह तुरंत शांत हो गया। अगर जेवोन माफिया समाज से नहीं था, तो उनके पास उससे बल प्रयोग करके कमरा खाली करवाने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब तक कोई निर्दोष लोगों को फंसा नहीं रहा था, तब तक किसी ने भी राजधानी में लड़ने से दूसरों को नहीं रोका। मैं माफिया गिरोह से हूँ या नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम हमारा आरक्षित कमरा छीनना चाहते हो, तो जाओ। जेवोन ने सीधे सीधे समस्या की जड़ बता दी। ये कमीने उनका कमरा छीनना चाहते थे। 0206 458 पीएम अध्याय 237 देवदूत और शैतान। वो युवक ये कैसे नहीं जान सकता था कि ये बदमाश उसके पास क्यों आए थे, इसलिए उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। मेरी छोटी मालकिन थक गई है। हमारे पास तुम्हारे जैसे बदतमीज बच्चों से झगड़ने का समय नहीं है। अगर और कुछ नहीं तो अलविदा। जेवोन शांति से मुड़ा और अपने अजगर जैसे राक्षस को उस अभिमानी बाज जैसे राक्षस को मारने का आदेश देने ही वाला था कि तभी बीच वाले बच्चे ने चिल्लाकर कहा, रुको, हमारे परिवार को भी कमरे की जरूरत है। महोदय, हम आपको आपके द्वारा दिए जाने वाले शुल्क से अधिक भुगतान कर सकते हैं। कैसा रहेगा? बीच वाला बच्चा स्वीट रूम छोड़ने को तैयार नहीं था। जब भी वे राजधानी आते थे, वे हमेशा उस कमरे का इस्तेमाल करते थे। वो कमरा उनके लिए एक तरह से अनौपचारिक आवास बन चुका था। होटल के कर्मचारियों को भी इस बात की जानकारी थी। हालांकि वे निष्पक्ष नहीं रह सकते थे। कौन जानता है कि कहीं वे एक दिन अरेथा परिवार जैसे किसी शक्तिशाली व्यक्ति को नाराज न कर दें। जब जेवोन ने बीच वाले बच्चे की बात सुनी, तो उसने अपनी आंखें घुमाई। हमें पहले से दिए गए पैसे से भी ज्यादा भुगतान करोगे? क्या तुम्हें लगता है कि हमारे पास पैसे की कमी है? हाँ, जेवोन ने एक और चिढ़ाने वाली हंसी हंसी। अगर यह कैसीनो से भारी भरकम रकम जीतने से पहले की बात होती, तो वो कभी यह कहने की हिम्मत नहीं करता कि उसके पास पैसों की कमी नहीं है। लेकिन अब वे अमीर थे और आगे भी और अमीर होते जाएंगे। अगर वे सिर्फ पैसों के लिए अरेथा परिवार के सदस्यों को कमरा दे देते हैं, तो उनके परिवार की गरिमा कहाँ रह जाएगी? और एंसली ने जेवोन को पहले ही हिदायत दे दी थी कि वह उन कमीनों को कभी भी कमरा न दे। क्यों? क्योंकि इन तीनों में से कोई एक फिन्नी का कट्टर दुश्मन था। फिन्नी की दोस्त होने के नाते एंसली भी अपने भाइयों के साथ साथ इस ब्लेयर परिवार को नापसंद करती थी।
उनकी आंखों के ऊपर भी आंखें उगाई और उन्होंने खुलेआम उस कमरे को छीनने की हिम्मत की जिसे उसने अपने लोगों के लिए आरक्षित रखा था। क्या उन्हें पीछे हट जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये स्लोन परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाने का दूसरा कदम है। वे दूसरों को अपनी मनमर्जी से उन्हें रौंदने नहीं देंगे। जब बीच वाले बच्चे ने सुना कि जेवोन के पास पैसों की कमी नहीं है, तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। दरअसल जो व्यक्ति सिर्फ एक होटल के कमरे के लिए इतनी बड़ी रकम चुका सकता है, उसके पास पैसों की कमी तो हो ही नहीं सकती। लेकिन वे क्या करें? उनकी छोटी बहन को वह कमरा बहुत पसंद कमी तो हो ही नहीं सकती। लेकिन वे क्या करें? उनकी छोटी बहन को वह कमरा बहुत पसंद है और वो कभी भी जगह बदलना नहीं चाहेगी। उसे कभी कमी तो हो ही नहीं सकती। लेकिन वे क्या करें? उनकी छोटी बहन को वह कमरा बहुत पसंद है और वो कभी भी जगह बदलना नहीं चाहेगी। उसे कभी भी किसी दूसरे होटल में रहना पसंद नहीं आया, चाहे वह होटल कितना भी अच्छा क्यों न हो। अपनी प्यारी छोटी बहन और राजधानी की हर यात्रा के दौरान सर्वोच्च अभिजात वर्ग में सोने की उसकी छोटी सी इच्छा को याद करते हुए भाइयों ने अपना साहस जुटाया। ये लोग शक्तिशाली प्रतीत होते थे, लेकिन इतने भी शक्तिहीन नहीं थे। पवित्र पशु की सहायता से क्या इन लोगों को दंडित करना कठिन होगा? बीच वाले बच्चे ने मुट्ठी भींची और दबे स्वर में छोटे भाई को अपना राक्षसी रूप वापस लेने को कहा। फिर उसने धीरे से फुसफुसाते हुए अपनी छोटी बहन की पीठ थपथपाई। ब्लेयर, एक पल के लिए जाग जाओ, हमारे सामने एक गंभीर स्थिति है। बीच वाले बच्चे ने अभी उस बच्चे की पीठ थपथपाई ही थी कि बच्चा करा उठा। हम बड़े भाई लाइल, क्या हालचाल है? बच्ची ने अभी तक एंस्ली के समूह को अपना चेहरा नहीं दिखाया था, लेकिन उसकी मीठी आवाज पहले ही सबके कानों तक पहुंच चुकी थी। ऐसी आवाज किसी देवदूत की आवाज जैसी थी। यहाँ तक कि एंस्ली, जो जेवोन के कंधे का इस्तेमाल करके अपना चेहरा छिपा रही थी, वह भी अकड़ जाने से खुद को रोक नहीं पाई। वाह, बिल्कुल सही उम्मीद थी, चमत्कारिक बच्ची। उसकी आवाज भी दूसरों को उसे लाड प्यार करने और उसकी पूजा करने के लिए प्रेरित करती है। क्या उसने आकर्षण की क्षमता का भी इस्तेमाल किया, या वह बस स्वाभाविक रूप से प्यारी है? एंस्ली ने अपना सिर घुमाए बिना नहीं रह सकी। इस बार उसकी लाल आंखें हल्की सी चमक रही थीं और उसने सीधे अरेथा बहनों की ओर देखा। लायल नाम का मनचला बच्चा अपनी बहन को जवाब दे पाता, उससे पहले ही एंस्ली की तीखी निगाहों ने उसे अवाक कर दिया। ये बच्ची कौन है? इसकी निगाहें इतनी डरावनी क्यों हैं? लैल अनजाने में ही पसीने से तर हो गया। ये पहली बार था जब उसने देखा कि सामने वाले समूह में भी एक बच्ची है और वह उसकी छोटी बहन से भी छोटी है। लेकिन किसी तरह अगर उसकी छोटी बहन किसी देवदूत जैसी दिखती थी, तो ये शैतान जैसी दिखती थी। लैल अनजाने में कांप उठा। उसकी ओर घूरती हुई उन लाल आंखों ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वो किसी शिकारी के सामने फंसा हुआ शिकार हो। एक गहरी सांस लेते हुए लड़के ने अपनी छोटी बहन से बात करने का साहस जुटाया। ब्लेयर, जिस कमरे में हम पहले ठहरे थे, वह पहले से ही किसी और ने बुक कर लिया है। क्या हमें किसी दूसरे होटल में जाना चाहिए? लड़के ने बोलते समय अपनी आवाज को नरम कर लिया और उसकी आंखों में भी कोमलता झलक रही थी। ये साफ देखा जा सकता था कि वह उस छोटी बच्ची को कितना प्यार करता था। जब उस छोटी लड़की ने ये सुना, तो उसने अपना सिर घुमाकर एंस्ली के समूह की ओर देखा। क्या वे लोग हमसे पहले हमारा कमरा बुक कर रहे हैं, बड़े भाई लाइल? छोटी बच्ची ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में थोड़ी सी कड़वाहट थी। हम, ये वही लोग हैं। लैल ने सिर हिलाया। उसने शांत आंखों से एंस्ली, जेवोन और बाकी लोगों की तरफ भी देखा। छोटी बहन जाग गई है। देखते हैं तुम उसके पवित्र राक्षस की शक्ति का सामना कैसे कर पाते हो। लड़की ने अनजाने में ही एंस्ली के समूह की ओर सीधे देखा और अंततः बाकी लोग उसका चेहरा स्पष्ट रूप से देख पाए। जब एंस्ली की नजर पहली बार इस लड़की पर पड़ी, तो उसे अपनी सांस रोककर हैरानी जताने की इच्छा को दबाना पड़ा। कितनी खूबसूरत परी है। उस लड़की की आंखें भी नौवान की तरह ही अनोखी और असमान थीं। नौवान की आंखें लाल और नीली थीं, जबकि इस लड़की की आंखें चांदी और सुनहरी थीं। वो सचमुच आदिम युग से भेजी गई एक परी के समान है। उनका अनूठा संयोजन अरेथा परिवार की वंशानुगत शक्ल सूरत से भी मेल खाता था, जिससे गोद ली हुई होने के बावजूद वो अरेथा परिवार की असली बेटी के रूप में लगभग एकदम सही लगती थी। तितली के पंखों की तरह लहराती लंबी पलकें, चांदनी जैसी कोमल निगाहें, छोटा सा चेहरा और दूधिया सफेद त्वचा, वह सौंदर्य की मिसाल है। एक शालीन, मनमोहक शख्सियत, और वह स्वर्गदूतों से भी अधिक सुंदर दिखती थी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि फिनले अपने पिछले जन्म में उसके प्यार में पड़ गया था। 0206 PM अध्याय 238। क्या गॉडफादर सत्ता संभाल रहे हैं? एंस्ली को अचानक ब्लेयर के सामने हीन भावना महसूस हुई। हालांकि यह विचार कुछ ही सेकंड तक रहा और उसने इसे तुरंत दूर कर दिया। मैं भी सुंदर हूँ, ठीक है, मुझे खुद की तुलना दूसरों से करने की कोई जरूरत नहीं है। एंस्ली ने गहरी सांस ली और ब्लेयर की तरफ देखा। लड़की अपनी आंखें मल रही थी और समूह को देखते हुए अभी भी नींद से भरी हुई लग रही थी। शुभ संध्या, चाचा और चाची। ब्लेयर ने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए एंस्ली के समूह का विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया। उसने हाथ भी हिलाया, जिससे वो बेहद मिलनसार और प्यारी लग रही थी। अगर यह घटना समूह के एंस्ली से मिलने से पहले हुई होती, तो वे अपना रवैया बदल लेते और ब्लेयर के प्रति अधिक नर्म हो जाते। आखिरकार एक सुंदर, विनम्र और मिलनसार बच्चे को कौन नापसंद करेगा, है ना? लेकिन समूह ने एंस्ली को देखा था, जो अपने हर काम से उन्हें आश्चर्यचकित कर देती थी। दूसरों के प्रति विनम्र और मित्रवत होना स्वाभाविक है, क्योंकि एंस्ली भी वैसे ही थी, और वह इस बच्चे से 2 साल छोटी है। इस प्रकार जेवोन पर ब्लेयर के प्यारे से व्यवहार का कोई असर नहीं हुआ। उसने बच्चे के अभिवादन का जवाब केवल एक बनावटी मुस्कान से दिया। जी हाँ, शुभ संध्या महोदया, मैंने सुना है कि आप ही हमारे कमरे में ठहरना चाहती हैं। जेवोन ने सीधे सीधे बात कही, यहाँ तक कि उसकी बातों में थोड़ी कड़वाहट भी झलक रही थी। उसने कहा कि ब्लेयर ही स्वार्थी थी जो उनके कमरे छीनना चाहती थी। मुस्कुराती हुई बच्ची पल भर में वहीं जम गई। उसके गोरे चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। अंकल, आपका इससे क्या मतलब है? ऐसा लग रहा है जैसे ब्लेयर आपका कमरा छीनना चाहता हो। ब्लेयर का लहजा और भी कठोर हो गया। उसने अपनी पीठ सीधी की और अरेथा परिवार के सदस्य के रूप में उसका अहंकार झलकने लगा। ब्लेयर सिर्फ आप अंकल और आंटी से कमरे के बारे में बात करना चाहती है। अगर हम आपको मुआवजा दे सकते हैं, तो हम देंगे। बच्ची ने बड़ी चतुराई से बात की, अपनी उम्र की लड़कियों के हिसाब से बहुत समझदार थी। उसके व्यक्तित्व में एक दबंग आभा भी थी, जो उसकी सौम्य और पवित्र छवि से बिल्कुल विपरीत थी। ब्लेयर और उसके बड़े भाई कभी भी तुम्हारा कमरा छीनना नहीं चाहते, ठीक है? उसने आगे कहा। वह बच्ची बार बार अपना ही नाम लेकर अपना जिक्र कर रही थी, जो कुछ हद तक बिगड़ी हुई लग रही थी, लेकिन जेवोन और एंस्ली के समूह को छोड़कर बाकी सभी को वह प्यारी लग रही थी। जेवोन ने ब्लेयर के बारे में अपनी यह धारणा तुरंत वापस ले ली कि वह एक विनम्र और दयालु बच्ची है। वह साफ तौर पर उन दोनों कमीनों जैसे ही है। ठीक है, बकवास करती रहो, छोटी बच्ची। आखिरकार तुम्हें हमारा कमरा चाहिए, और तुम लोग हमें अपना मुआवजा स्वीकार करने के लिए परेशान कर रहे हो। जेवोन ने अपने होठों के कोने को खींचकर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान बनाई। लेकिन माफ कीजिए, हमें आपके मुआवजे का कोई हिस्सा नहीं चाहिए और हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। जेवोन ने ठीक वही कहा जो एंस्ली कहना चाहती थी। एंस्ली को ताली बजाने का मन हुआ और उसने उस युवक पर कॉन्फेटी फेंक दी। शाबाश जेवोन, बहुत बढ़िया, मेरे नंबर 1 फैन से यही उम्मीद थी। एंस्ली जेवोन को देखकर मीठी मुस्कान देने से खुद को रोक नहीं पाई, लेकिन किसे पता था कि ब्लेयर ने इस छोटे से इशारे को देख लिया था। तभी ब्लेयर को आखिरकार एहसास हुआ कि सामने वाले समूह के साथ एक छोटा बच्चा भी था।
एक साथी बच्ची होने के नाते वह तुरंत समझ गई कि तस्वीर खींचने का काम उस युवक के बजाय उस बच्चे को करना चाहिए। इस प्रकार उसने लेल की गर्दन को कसकर गले लगाया और फिर अपनी निगाहें एंस्ली की ओर घुमा ली। माफ कीजिए, क्या यह आपकी छोटी बच्ची है? ब्लेयर ने एंस्ली की ओर इशारा किया, जो अभी भी सेलिनो को गले लगाए हुए थी और जेवोन की प्रशंसा करने ही वाली थी। जेवोन रुका। उसने अचानक ब्लेयर की ओर धमकी भरी निगाहों से देखा। हाँ, तो क्या तुम क्या चाहते हो? उसने सतर्क स्वर में पूछा। यहाँ तक कि उसके पांचों साथी और क्यूसेली ने भी अपना चेहरा ठंडा कर लिया, मानो उनका सामना किसी कट्टर दुश्मन से हुआ हो। अगर इलियाना यहाँ होती तो वह ब्लेयर को घूरने वाली पहली व्यक्ति होती। बच्चों के उस समूह की इतनी तीव्र प्रतिक्रिया देखकर ब्लेयर मन ही मन आश्चर्यचकित रह गई। बच्ची की आंखें थोड़ी देर के लिए चौड़ी हो गईं, लेकिन उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। तो कोई तो है जिसे मेरी तरह ही प्यार मिलता है ना? इस नन्ही बच्ची को भी उसके परिवार ने खूब लाड प्यार दिया होगा, इसलिए तो उसे भी इस होटल का सबसे अच्छा कमरा चाहिए। लेकिन जब ब्लेयर को सच्चाई पता चली तो उसे थोड़ी राहत मिली। बच्ची ने एक हल्की सी आह भरी। खैर, अगर फैसला लेने वाला ये जिद्दी लड़का नहीं है तो यह आसान होगा। वो लड़की तो अभी छोटी बच्ची है, उसे आसानी से बहकाया जा सकता है। अगर मैं उसका मत नहीं बदल सका तो। ब्लेयर ने अपनी कलाई पर पहनी छोटी सफेद संगमरमर की चूड़ी को देखा और अपने होठों के कोने को हल्के से खींचा। मैं उसे थोड़ा डरा तो सकता हूँ, है ना? ब्लेयर ने तुरंत अपनी निगाहें एंस्ली की ओर घुमा ली। वो रहस्यमय बच्ची जिसने शुरू से ही अपना मुंह नहीं खोला था। हालांकि ब्लेयर मास्क की वजह से एंस्ली का चेहरा साफ-साफ नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसे यकीन था कि बच्ची उससे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती। उस बच्ची को अनजाने में ही चांदी की तितली का मुखौटा पहने उस छोटी बच्ची से श्रेष्ठता का एहसास हुआ। उसने जल्दी से अपना मुंह खोला और आंखें सिकोड़ी। मैं समझ गई। तो यहाँ असली बॉस तुम्हारी छोटी मालकिन है। लड़की कुछ सेकंड तक बुदबुदाई, फिर अपनी आवाज ऊंची की। अरे तुम्हारा नाम क्या है? मैं ब्लेयर हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ब्लेयर ने अचानक एंस्ली से बात की और अपना परिचय दिया। उसकी आवाज में नरमी थी, लेकिन उसकी आंखों में पहले जैसे ही अकड़ थी। एंस्ली के होंठ फड़कने लगे। मैं तुम्हें अपना नाम क्यों बताऊं? और हम तुम लोगों का मनोरंजन क्यों करें? तुम लोग ही तो हमें परेशान कर रहे हो। एंस्ली को अपने बालों को झटकने की तीव्र इच्छा हुई और उसने ब्लेयर को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन आंख भरने से पहले उसने इस बारे में सोचा। चलिए, मेरे असली नाम की जगह मेरा यूजर नेम ही बोल देते हैं। आप मुझे गॉडफादर कह सकते हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। एंस्ली ने स्पष्ट उच्चारण के साथ ब्लेयर की ओर मुस्कुराते हुए कहा, जिससे उसके लोग तुरंत डर गए। यह आ गया बात करने का यह अलग तरीका। क्या गॉडफादर सत्ता हथिया रहा है? 0206 4:59 PM अध्याय 239 समझाने बुझाने की क्षमता। जेवोन और बाकी लोगों ने सोचा कि गॉडफादर ने आखिरकार इस समस्या को हल करने के लिए एंस्ली के शरीर पर कब्जा कर लिया है और वे इस पर खुशी मनाने से खुद को रोक नहीं पाए। हाँ, देखते हैं कि गॉडफादर के यहाँ होने पर तुम कमीने हमें परेशान करना जारी रख पाते हो या नहीं। दुर्भाग्यवश असली गॉडफादर शांत भाव से एंस्ली के आसपास घूम रहा था और ब्लेयर को भौहें चढ़ाकर देख रहा था। सावधान रहना लड़की, ये लड़का साधारण नहीं है। उसने एक सलाह दी और एंस्ली ने सिर हिलाया। मुझे पता है, ये बच्ची तुम्हारे जैसी ही होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी अलग है। ब्लेयर से बात जारी रखने ही वाली एंस्ली इस वाक्य को सुनकर लगभग अपनी लार में ही फंस गई। ये क्या बकवास है? ये मेरे जैसी दिखती है, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी किसी दूसरी दुनिया से आई है? एंस्ली का चेहरा उदास हो गया। अपने जैसी किसी को देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसा महसूस करना चाहिए, लेकिन गॉडफादर ने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है। शायद ब्लेयर मेरी दुनिया से नहीं है। आशा करते हैं। एंस्ली ने इस अचानक और चौंकाने वाली खबर को नजरअंदाज करने की कोशिश की और ब्लेयर का सीधे सामना करने का विकल्प चुना। मैं ही समूह के लिए निर्णय लेती हूँ। बड़ी बहन, तुम क्या चाहती हो? एंस्ली ने मीठी मुस्कान दी, लेकिन उसके चांदी के मुखौटे और शैतान जैसी शक्ल के कारण उसकी मुस्कान ने अरेथा भाइयों लाइल और असाइल को कपकपी से भर दिया। ये बच्चा सचमुच डरावना है। उन्हें अचानक लगा कि उनकी छोटी बहन इस डरावने बच्चे से कहीं ज्यादा दयालु और अच्छी है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जब भी उनकी नजर इस बच्चे की नजर से मिलती थी तो वे क्यों कांप उठते थे। ब्लेयर भी एंस्ली के शांत स्वभाव को देखकर दंग रह गई, जो उसकी उम्र की दूसरी लड़कियों से बिल्कुल अलग था। बच्ची अभी 3 साल की ही थी, लेकिन वो देखने में किसी माफिया सरगना जैसी लग रही थी। जब ब्लेयर दबंग बनने की कोशिश करती थी, तब भी उसके आसपास ऐसा प्रभाव नहीं होता था। अपने परिवार में उसे हमेशा बहुत लाड प्यार मिलता था और कोई भी उसे सम्मान की नजरों से नहीं देखता था। वे उसे स्नेह भरी निगाहों से देखते थे क्योंकि उनकी नजरों में वह बस एक प्यारी, प्रतिभाशाली बच्ची थी। बस इतना ही। हालांकि एंस्ली ऐसी नहीं दिखती थी। जब ब्लेयर ने एंस्ली की लाल पुतलियों में सीधे देखा, तो ऐसा लगा मानो वो किसी नन्हे बच्चे से नहीं बल्कि असली दानव राजा से मिल रही हो। वो अपने ब्रेसलेट को और भी कसकर पकड़ने से खुद को रोक नहीं पाई। हा, ये छोटी बहन कितनी समझदार है ना? चूंकि आप अपने लोगों की मुखिया हैं, तो क्या हम आपसे कुछ बातें कर सकते हैं? जरूर, क्या बात है? आप चाहते हैं कि हम आपको पैसे या अन्य कीमती चीजों के बदले में स्वीट रूम दे दें? एंस्ली की मुस्कान और चौड़ी हो गई, लेकिन इससे बाकी लोग खुश नहीं हुए। दरअसल अरेथा के तीनों भाई बहन दूसरी बार कांप उठे। धिक्कार है। फिर से वही मुस्कान। ऐसा लगता है मानो कोई देवी किसी नश्वर प्राणी को देख रही हो। तीनों को तुरंत एंस्ली का वह नाम याद आ गया जो उसने उन्हें बताया था। ईश्वर का बच्चा। कितना अजीब नाम है, लेकिन किसी तरह बच्ची पर बिल्कुल फिट बैठता है। क्या इसका कारण यह है कि उसकी छवि मशहूर फिल्म गॉडफादर से मिलती जुलती है? उस बच्ची के कुछ ही शब्दों को सुनकर लोगों में उसके सामने नतमस्तक होने और घुटने टेकने की इच्छा जागृत हो जाती थी। ब्लेयर ने अनजाने में ही उस विचार के साथ अपने होंठ काट लिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बच्ची कौन है? ये इतनी अजीब क्यों है? क्या ये छोटी बच्ची है या ये मेरे जैसी कोई है? ब्लेयर को अंदर ही अंदर पसीना आने लगा। हालांकि उसने एंस्ली से डरने का कोई संकेत नहीं दिया। बच्ची ने जबरदस्ती मुस्कुराकर सिर हिलाया। जी हाँ, मिस गॉडफादर, हम आपका स्वीट रूम लेना चाहते हैं और आपको आपके द्वारा अभी भुगतान की गई राशि से अधिक भुगतान करेंगे। हम आपको ऊर्जा क्रिस्टल यानी अनमोल वस्तुएं भी दे सकते हैं। जब ब्लेयर ने एनर्जी क्रिस्टल का जिक्र किया, तो जेवोन और बाकी लोग चौंक गए। धिक्कार है। अरेथा परिवार से यही उम्मीद थी। ऊर्जा क्रिस्टल, जिसे क्षमता का उपयोग करने वालों के लिए मूल्यवान माना जाता है, उनकी नजर में तब तक कुछ भी नहीं है जब तक वे इसका इस्तेमाल एक साधारण स्वीट रूम के बदले में न कर लें। दूसरी ओर एंस्ली ने ऊर्जा क्रिस्टलों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसका ध्यान हवा में उठने वाली उस हल्की सी हलचल पर था जो उसने ब्लेयर के बोलने पर महसूस की थी। क्या ये किसी क्षमता का उपयोग करने वाले व्यक्ति का संकेत है? क्या ब्लेयर ने अभी अभी अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल किया है? जैसे ही एंस्ली के मन में यह विचार आया, उसे अचानक लगा कि ब्लेयर का सुझाव व्यावहारिक है। अगर स्लोन परिवार को ढेर सारी ऊर्जा क्रिस्टल मिल जाएं तो ये दोनों परिवारों के लिए फायदे का सौदा होगा, क्योंकि स्लोन परिवार के पास सबसे निम्न श्रेणी के ऊर्जा क्रिस्टल को भी हासिल करने का कोई तरीका नहीं था। क्या मुझे उसकी सलाह मान लेनी चाहिए? वैसे भी हमें स्वीट रूम की जरूरत तो नहीं है। लेकिन फिर इससे पहले कि एंस्ली कोई फैसला ले पाती, अचानक उसके दिमाग में गॉडफादर की आवाज गूंज उठी। अरे लड़की, उस लड़के ने तुम्हें बहलाने फुसलाने की कला का इस्तेमाल करके बेवकूफ बनाया है। उसके झांसे में मत आना। सेलिनो ने टेलीपैथी के जरिए एंस्ली को ये बात भी याद दिलाई। गुरुजी, कृपया इस बच्ची की बातों पर ध्यान न दें। वो आपको मनाने के लिए एक विशेष क्षमता का उपयोग कर रही है।
यदि आपने उसकी बात मान ली तो आप पहले ही हार चुके हैं। एंस्ली का दिमाग एकदम साफ हो गया। वह तुरंत ही उस प्रभाव से बाहर आ गई, लेकिन उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई थी। धत तेरे की, ये कमीनी तो पहले से ही किसी खास क्षमता का इस्तेमाल करने वाली भी है, और उसकी बहकाने की क्षमता तो कमाल की है। मैं तो लगभग उसके झांसे में आ ही गया था। ये क्षमता एंस्ली की आकर्षण क्षमता के समान थी, लेकिन लोगों को आकर्षण की तुलना में अनुनय को पहचानना अधिक कठिन लगता था। ये सचमुच एक छिपा हुआ खंजर था जो लोगों को आपकी कही हर बात से सहमत होने पर मजबूर कर देता था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि यह नखरीली बच्ची अरेथा परिवार के सदस्यों के बीच लोकप्रिय है। उसने अपनी समझाने बुझाने की क्षमता का जरूर इस्तेमाल किया होगा। एंस्ली का चेहरा गंभीर हो गया। अब तक 3 शक्तियों को जागृत कर चुकी एंस्ली भला इस तरह की तुच्छ चाल में कैसे फंस सकती थी। बच्ची ने मुट्ठी भींच ली और मुस्कुराते हुए ब्लेयर की ओर देखा। मुझे माफ करना बड़ी बहन, हमारे परिवार में क्रिस्टल या खजाने की कोई कमी नहीं है, तो कृपया हमें अकेला छोड़ दो। क्या तुम? बच्चे को निर्दयतापूर्वक अस्वीकार कर दिया गया। 0206 4:59 PM अध्याय 240 तुम्हें तुम्हारे ही खेल में हरा देंगे। ब्लेयर ने आत्मसंतुष्ट चेहरा बना रखा था। उसे लग रहा था कि एंस्ली उसकी समझाने की क्षमता से प्रभावित हो चुकी है, और जब बच्ची के शब्दों ने उसे सीधे उसके दुखते बिंदु पर चोट पहुंचाई तो वह निश्चित रूप से उसके सुझाव से सहमत हो जाएगी। उस बच्ची के चेहरे पर मौजूद घमंडी मुस्कान थम सी गई। क्या उसने मुझे क्यों ठुकरा दिया? उसे तो मेरी बातों में आ जाना चाहिए था। क्या मेरी बात नहीं मानी? ब्लेयर ने तुरंत भय से भरी आंखों से एंस्ली की ओर देखा। ये पहली बार था जब कोई उसकी बातों में नहीं आया, सिवाय उन लोगों के जो पहले से ही जानते थे कि वह इस क्षमता का इस्तेमाल करती है। उसकी शक्ति से मुक्त होने का एकमात्र तरीका ये समझना था कि वे उसकी शक्ति के प्रभाव में हैं। लेकिन एक नन्हे बच्चे के लिए ये जानना कि वह अपनी शक्ति का उपयोग कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या किसी ने उसे बताया? क्या ये उसके अपने लोग हैं? लेकिन इस नन्ही बच्ची से तो किसी ने बात ही नहीं की। ब्लेयर की आंखों में हल्के से पानी आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोए या क्या करे। मेरी योजना विफल हो गई। धिक्कार है। क्या मुझे उसे डराने के लिए अपने पवित्र जानवर को बुलाना चाहिए? ब्लेयर अपने पवित्र पशु को बुलाने के बारे में सोच रही थी। हालांकि उसे उसका आकार बड़ा नहीं करना चाहिए था। एक टट्टू के आकार का पशु ठीक था, और इससे ज्यादा ध्यान भी आकर्षित नहीं होता। ऐसा सोचते हुए ब्लेयर ने तुरंत अपने विचार को अमल में लाया। उसने दृढ़ता से अपनी कलाई हिलाई, और उसकी कलाई पर मौजूद सफेद संगमरमर का कंगन तेजी से चमक उठा और फिर अचानक जमीन पर गिर गया। अचानक हुई हलचल से एंस्ली और बाकी लोग घबरा गए। सेलेनो ने भी अपने दांत दिखाए और अपनी शक्ति का प्रयोग करने ही वाला था कि तभी सफेद रोशनी से धीरे-धीरे एक छोटा टट्टू बन गया, जिसकी लंबाई अरेथा परिवार के दूसरे बेटे लाइल जितनी थी। सफेद टट्टू ने अपना सिर हिलाया और उसकी चांदी जैसी अयाल खूबसूरती से लहराई। लॉबी के प्रवेश द्वार से आती चांदनी उसकी चांदी जैसी अयाल पर पड़ रही थी, जिससे परीक्षा के घोड़े की सुंदरता में अमरता का स्पर्श जुड़ रहा था। मानो इतना ही काफी नहीं था, सफेद रोशनी ने सफेद टट्टू को घेर लिया और घोड़े के माथे पर जा गिरी। सफेद रोशनी ने पल भर में एक चमकदार चांदी और सोने के रंग का मुड़ा हुआ सींग बना दिया। घोड़े को अब एक सींग मिल गया और वह एक यूनिकॉर्न बन गया। एंस्ली और उसके दोस्तों का मुंह खुला का खुला रह गया। नन्हे यूनिकॉर्न को धीरे-धीरे अपनी आंखें खोलते देख उनकी आंखें फटी रह गईं। सुनहरी पुतलियों की एक जोड़ी नजर आने लगी। चमकती हुई सुनहरी पुतलियां इतनी शुद्ध थी मानो 100 वर्षों तक चांदनी में नहाया हुआ असली सोना हो। अगर कोई उन्हें ध्यान से देखे तो पुतलियों के भीतर तारे और सफेद रोशनी भी दिखाई दे सकती थी। पौराणिक वंश से आने वाले प्राणी से यही उम्मीद थी। इसकी सुंदरता कई अन्य जानवरों से कहीं अधिक थी, जिनमें सेलेनो भी शामिल था। इस पवित्र प्राणी में एक शालीन और सुरुचिपूर्ण आभा थी, जबकि सेलेनो में एक क्रूर और अभिमानी व्यक्तित्व झलकता था। दोनों पक्षों की उत्पत्ति अत्यंत भिन्न थी। एंस्ली के समूह की चौकस निगाहों के बीच नन्हा यूनिकॉर्न सीधा हुआ और धीरे से अपना सिर ब्लेयर की ओर बढ़ाया, जो अभी भी लाइल के आलिंगन में थी। हम आपको बुलाने के लिए माफ करना वैलेरी, मुझे आपकी मदद चाहिए। ब्लेयर ने वैलेरी के रेशमी बालों को सहलाते हुए खिलखिलाती हंसी नाम से तो लगता है कि यह यूनिकॉर्न मादा होगी। हिनहिनाहट। घोड़े ने सिर हिलाते हुए एक हल्की सी आवाज निकाली, मानो वह ब्लेयर की बात समझ गया हो। जाहिर है यूनिकॉर्न टेलीपैथी के जरिए ब्लेयर से संवाद कर सकता था, इसलिए यह कोई अजीब नजारा नहीं था। हालांकि एंस्ली और उनके समूह के लोग स्पष्ट रूप से स्तब्ध रह गए। आखिर इस नटखट बच्ची ने अचानक अपने पवित्र जानवर को क्यों बुला लिया? वो क्या करना चाहती है? क्या वो अपने यूनिकॉर्न का प्रदर्शन करना चाहती है? जीवन और बाकी लोगों ने अरेथा परिवार के किसी सदस्य द्वारा उनके पवित्र जानवर को वश में करने के बारे में कभी नहीं सुना था। ये देखकर वे एक पल के लिए अचंभित रह गए और फिर एक साथ एंस्ली की ओर देखने लगे। परिवार के मुखिया, वो बदमाश एक पवित्र जानवर को बुलाता है। तुम्हारे पास वो फेनरा भी है ना? क्या हम इस बदमाश को अचानक चौंका दें? गिरोह के सभी सदस्य ब्लेयर को थप्पड़ मारने के लिए बेताब थे, जो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए उन्हें देख रही थी। ऊपर से वह भले ही शालीन और विनम्र दिखती हो, लेकिन उसकी आंखों में घृणा और तिरस्कार की झलक छिपी हुई थी। वो स्पष्ट रूप से इस गुमनाम समूह को नीचा समझती थी, जो शायद माफिया समाज का हिस्सा न हो। माफिया समाज से बाहर कुछ शक्तिशाली गुट हो सकते हैं, लेकिन वे बहुत कम थे। क्या ऐसा हो सकता है कि लोगों का ये समूह कुलीन वर्ग से संबंधित हो? ब्लेयर ऐसा नहीं सोचते थे। जब अरेथा परिवार के तीसरे बेटे लाइल और असाइल ने वैलेरी को देखा, तो वे भी अपनी पीठ सीधी करके एंस्ली को ताना मारते हुए देखने लगे। ये हमारे साथ एक पवित्र जानवर है। क्या आपको आश्चर्य हुआ? अब माफी मांगना भी पड़े तो बहुत देर हो चुकी है। सभी जानते थे कि एक पवित्र जानवर एक परी के बराबर हो सकता है, और एक अधिक शक्तिशाली पवित्र जानवर शाही परी के समकक्ष हो सकता है। परियों को हमेशा से ही शक्तिशाली प्राणी माना जाता रहा है, खासकर मौलिक शक्तियों का उपयोग करने वालों की नजर में। इसलिए किसी पवित्र जानवर से छेड़छाड़ करना बिल्कुल भी उचित नहीं था। ब्लेयर इसी वजह से वैलेरी को बाहर ले गई थी। उसने मुस्कुराते हुए एंस्ली की तरफ देखते हुए शांति से वैलेरी के बालों को सहलाया। तो मिस गॉडटोडलर, क्या अब हम कुछ बातें कर सकते हैं? उसके शब्द सीधे सादे थे। यह एक स्पष्ट धमकी थी, वरना जब उसने कहा कि वह एंस्ली से कुछ बातें करना चाहती है, तो वह अपने पवित्र जानवर को क्यों निकालती? एंस्ली को ब्लेयर पर थूकने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसने सेलेनो को भी अपना असली रूप दिखाने से मना कर दिया। शांत हो जाओ, ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। मुझे इसे संभालने दो। एंस्ली ने चुपके से अपनी आकर्षण शक्ति को अपने पूरे शरीर में प्रवाहित करते हुए सेलेनो को शांत किया। उसने अपनी आकर्षण शक्ति को और मजबूत करने के लिए अपनी भाग्य शक्ति का भी उपयोग किया। क्या तुम मुझे अपने पवित्र पशु का उपयोग करके दबाना चाहते हो? मैं तुम्हारी आंखों के सामने ही इस यूनिकॉर्न को मोहित कर दूंगा। देखते हैं मैं तुम्हें तुम्हारे ही खेल में कैसे हराता हूँ। 0206 5 PM अध्याय 241 स्तब्ध। एंस्ली के आसपास किसी ने भी यह नहीं देखा कि बच्ची अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रही थी। यहाँ तक कि सेलेनो ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। केवल गॉडफादर की आत्मा और एंस्ली खुद ही जानती थी कि क्या हो रहा है। उस बच्चे ने निर्णायक रूप से गुलाबी आभा वाली गोली यूनिकॉर्न के माथे की ओर दागी, और जैसे ही वो यूनिकॉर्न की त्वचा को छुई, गुलाबी गोली की आभा गायब हो गई। ये सब कुछ पल भर में ही घटित हो गया, यहाँ तक कि खुद यूनिकॉर्न को भी कुछ गड़बड़ महसूस नहीं हुई। परिणाम देखकर एंस्ली ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उसने ब्लेयर की उकसाहट का तुरंत जवाब नहीं दिया और अपनी आकर्षण क्षमता पर नियंत्रण का परीक्षण करने में व्यस्त रही।
उसकी भाग्य क्षमता की सुनहरी आभा से ढकी गुलाबी गोली की आभा एक निम्न स्तर के जानवर के बराबर के पूरी तरह से निम्न स्तर के राक्षस को वश में करने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन एक पवित्र जानवर उच्च स्तर के राक्षस से कहीं अधिक शक्तिशाली था। निम्न स्तर के राक्षस की तो बात ही छोड़ दें, इसलिए एंस्ली को यह नहीं पता था कि उसकी क्षमता कितनी प्रभावी होगी। उसने चुपचाप यूनिकॉर्न के माथे के अंदर बुलेट ऑरा को स्थानांतरित किया और यूनिकॉर्न के शरीर के अंदर रहते हुए उसकी सघनता को महसूस किया। गुलाबी सुनहरे रंग की आभा चावल के दाने जितनी छोटी थी, इतनी छोटी कि किसी काम की नहीं थी, लेकिन एंस्ली को आश्चर्य हुआ कि इसने यूनिकॉर्न को प्रभावित किया। उसे अचानक महसूस हुआ कि यूनिकॉर्न पहले की तुलना में उसे अधिक कोमल दृष्टि से देख रहा है। यूनिकॉर्न की आंखों में श्रद्धा का भाव भी झलक रहा था, मानो एंस्ली उसकी बिछड़ी हुई बेटी हो। उस छोटे से अनदेखे बदलाव ने एंस्ली को हैरान कर दिया। अंकल गॉडफादर, मुझे लगा था कि मेरी शक्ति अभी तक किसी पालतू पवित्र जानवर को प्रभावित नहीं कर सकती, लेकिन ये कुछ हद तक काम कर रही है। एंस्ली ने स्वयं आत्मा द्वारा स्थापित टेलीपैथी के माध्यम से गॉडफादर से पूछा। ऊब के मारे ऊँघ रहे गॉडफादर अचानक जाग उठे। ओह, आपकी शक्ति काम कर रही है। खैर, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एक पवित्र प्राणी राक्षसों से कहीं अधिक बुद्धिमान होता है। वह जितनी बुद्धिमान होगी, दूसरों के प्रति भावनाएं महसूस करना उतना ही आसान होगा। द गॉडफादर ने इस विचित्र घटना का सीधा स्पष्टीकरण दिया। इस प्रकार के पवित्र प्राणी में उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता होती है, इसलिए भावना आधारित क्षमता का उस पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उसका पहले से ही ब्लेयर के साथ अनुबंध है ना? मुझे लगा था कि किसी और के अनुबंधित जानवर को प्रभावित करना ज्यादा मुश्किल होता है। एंस्ली को अपनी इस खामोश उपलब्धि पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा कि अगर वह वैलेरी को कुछ बताएगी तो यूनिकॉर्न खुशी-खुशी उसकी बात मानेगी, ठीक वैसे ही जैसे एक माँ अपने प्यारे बच्चे को लाड़ प्यार करती है। खैर, अनुबंध की बात करें तो आप खुशकिस्मत हैं कि इस बच्चे का गेंडा से भावनात्मक जुड़ाव उतना मजबूत नहीं है जितना आपका उस शरारती बिल्ली से है। और गेंडा अपनी मातृत्वपूर्ण छवि के लिए जाना जाता है। गॉडफादर ने जम्हाई ली और फिर आलस से अपनी आंखें मल ली। और इसलिए आप इस यूनिकॉर्न को आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। आगे बढ़िए, अगर आप अपनी आकर्षण शक्ति का और अधिक उपयोग करते रहेंगे तो ये यूनिकॉर्न शायद आपका साथ छोड़कर आपकी शरण में आ जाए। हालांकि इसमें कुछ साल लग सकते हैं। द गॉडफादर ने आखिरी वाक्य नहीं कहा, लेकिन उससे पहले का वाक्य ही एंस्ली की आंखों में चमक लाने के लिए काफी था। तो अगर मैं अभी वैलेरी से कुछ करने को कहूं तो क्या वह उसे पूरा करेगी? संभवतः। बस हद से ज्यादा सख्ती मत करना, उसे अपने मालिक को मारने का आदेश मत देना। गॉडफादर के इस आश्वासन ने एंस्ली के दिल में कुछ जगा दिया। उसने ब्लेयर पर हंसने की इच्छा को दबा लिया, जो अब भी उसी घमंडी निगाह से उसे घूर रही थी। अरे, तुम क्या कर रहे हो? तुम इतने परेशान क्यों हो? जल्दी करो, चलो इस मामले को सुलझाते हैं। क्या तुम्हारा परिवार हमारे परिवार का मुआवजा स्वीकार करेगा ताकि तुम हमें अपना कमरा दे दो? ब्लेयर ने पहले से भी अधिक कठोर लहजे का इस्तेमाल किया, ये सोचकर कि वो वैलेरी की उपस्थिति से एंस्ली के समूह को डरा सकती है। अफसोस, एंस्ली ने लापरवाही से नाक सिकोड़ी और चेहरे पर धूर्त मुस्कान लिए वैलेरी की ओर देखा। वैलेरी, है ना, मुझे पता है कि तुम एक दयालु यूनिकॉर्न हो, तो क्या तुम कृपया हमें धमकी नहीं दोगी? एंस्ली ने मासूमियत भरी निगाहों से अपने हाथ जोड़ लिए। उसकी लाल आंखें नम हो गईं। उसने गेंडा से दिल से विनती की। उसकी आवाज में भी बेबसी और थोड़ा सा डर झलक रहा था। वह बहुत डरी हुई लग रही थी। ये दृश्य देखकर ब्लेयर और उसके दोनों भाई बेहद खुश हुए, खासकर ब्लेयर। अपने प्रतिद्वंदी को अपने सामने भीख मांगते देखना आंखों को अच्छा लगता है ना? बच्ची ने मुंह खोलते हुए नाक भान सिकोड़ी। मूर्खता मत करो, हमारा तुम्हें धमकाने का कोई इरादा नहीं है ना वैलेरी? ब्लेयर खिलखिलाकर हंस पड़ी, लेकिन उसकी कही हर बात एंस्ली और बाकी लोगों को झूठ जैसी लगी। वो स्पष्ट रूप से उन्हें धमकाना जारी रखना चाहती थी। हालांकि एंस्ली यही नहीं रुकी। उसने अपनी बड़ी-बड़ी आंखों से वैलेरी की ओर देखा और पलकें झपकाईं। वैलेरी, क्या तुम कृपया अपने कंगन वाले रूप में वापस आ सकती हो? मुझे डर है कि तुम्हारा मालिक तुम्हारा इस्तेमाल मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए करेगा। इस बार एंस्ली ने वैलेरी से कहा कि वह अपने ब्रेसलेट वाले रूप में वापस आ जाए, ठीक वैसे ही जैसे सेलिनो अपने खूंखार रूप में न होने पर एक प्यारी बिल्ली के रूप में रहता है। जब ब्लेयर ने एंस्ली की बेतुकी की टिप्पणी सुनी तो वो लगभग अपनी हंसी रोक नहीं पाई। हा, मेरी वैलेरी को पीछे हटने के लिए कहने वाले तुम कौन होते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगी? वैलेरी यहाँ निष्पक्ष न्यायाधीश बनने के लिए है, डरपोक मत बनो। और ब्लेयर अपनी बात पूरी करने ही वाली थी कि वैलेरी ने एक और आवाज निकाली। हिनहिनाहट। यूनिकॉर्न ने अपने आगे के पैर पटके और अपना सिर हिलाया, जिससे उसके खूबसूरत बाल लहराने लगे। उस क्षण यूनिकॉर्न ने एंस्ली को कोमल आंखों से देखा, मानो एक माँ अपने प्यारे बच्चे को स्नेह से देख रही हो। नेह। ब्लेयर के कुछ कहने का इंतजार किए बिना यूनिकॉर्न ने एंस्ली को आंख मारी और फिर वो एक सफेद रोशनी के विस्फोट में बदल गया। सफेद रोशनी सफेद बिंदुओं में बदल गई और ब्लेयर की कलाई के चारों ओर जमा हो गई। पलक झपकते ही इसने एक सफेद संगमरमर का कंगन बना लिया और बच्चे की कलाई पर स्थिर हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये क्या बकवास है? ब्लेयर और बाकी लोग स्तब्ध रह गए। 0206 501 पीएम अध्याय 242 विद्रोह। दोनों समूहों के आसपास लॉबी क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ था। अन्य क्षेत्र अभी भी ग्राहकों की फुसफुसाहट और आवाजों से गुलजार थे, लेकिन ये क्षेत्र अजीब तरह से शांत था। ब्लेयर चुप थी। लाइल और असाइल की जबानें थम सी गई थीं। जीवन और पांचों कलियों को ऐसा लग रहा था जैसे उनके गले में कुछ अटक गया हो। क्यूसेली बेहोश होने की कगार पर थी। सेलिनो अपने ही बालों में फंसकर दम घुटने से मर गया। एक पल के लिए तो उसकी सांसें लगभग रुक ही गई थीं। केवल एंस्ली ही शांत थी और वह शांत आंखों से ब्लेयर को देख रही थी। जी, तुमने क्या कहा? तुम हमसे क्या बात करना चाहती हो? बच्ची ने अपनी बीच वाली उंगली से अपना तितली वाला मास्क ठीक किया, ब्लेयर की खाली आंखों को अनदेखा करते हुए। अरे हाँ, वैलेरी कितनी दयालु है कि उसने हमें अकेला छोड़ दिया। वह जानती है कि उसे बच्चों की समस्या में दखल नहीं देना चाहिए, है ना? एंस्ली ने खिलखिलाकर मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे के भावों को छिपाए हुए चांदी के मास्क के कारण केवल उसके होठों की हल्की सी गोलाई ही दिखाई दे रही थी। दूर से देखने पर वह मुस्कान किसी तिरस्कारपूर्ण मुस्कान जैसी लग रही थी। दोनों समूहों के बीच केवल एंस्ली की आवाज ही गूंज रही थी। वो लगातार बड़बड़ा रही थी कि वैलेरी कितनी दयालु यूनिकॉर्न है, ये और वो वगैरह वगैरह। ब्लेयर और अरेथा ब्रदर्स के चेहरे शर्म से लाल हो गए। ब्लेयर तो अपना मुंह बंद करना भी भूल गई और उसके शब्द गले में ही अटक गए, मानो जीवन भर के लिए बाहर न निकल पाएं। ये सब क्या हो रहा है? वैलेरी अचानक अपने ब्रेसलेट वाले रूप में वापस कैसे आ गई? मैंने उसे ऐसा करने की कभी इजाजत नहीं दी थी। ब्लेयर को पसीना आ गया। उसने जल्दी से टेलीपैथी के माध्यम से वैलेरी से संपर्क किया। वेल, क्या हो रहा है? तुम अचानक अपने कंगन वाले रूप में वापस क्यों आ गई? मैंने तुम्हें कोई आदेश नहीं दिया था, यह मेरी अपनी इच्छा है, महोदया। वैलेरी की ममतामयी आवाज ब्लेयर के मन में गूंज उठी। हालांकि उसका जवाब उलझन भरा था, फिर भी गेंडा उसे कोमल मुस्कान के साथ देख रहा था। क्या अपनी मर्जी से? और ऐसा क्यों? ब्लेयर तुरंत गुस्से से आग बबूला हो गया। वेल, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था ताकि तुम उन लोगों को धमका सको। जब तुम अचानक लौट आई तो मेरी योजना विफल हो गई। बच्ची ने शिकायत की, ये सोचकर कि यूनिकॉर्न हमेशा की तरह उसे लाड़ प्यार करेगा और उसकी इच्छाओं का ध्यान रखेगा। अफसोस की बात है, इस बार वैलेरी किसी और से मोहित लग रही थी और चूंकि ब्लेयर के साथ उसका रिश्ता शुरू से ही इतना मजबूत नहीं था, इसलिए वैलेरी ने धीमी सी आह भरी।
मैडम, आप उन लोगों को धमकाना क्यों चाहती हैं? वे तो दयालु हैं, खासकर वह छोटा बच्चा। आप किसी छोटे बच्चे को धमकाने के बारे में सोच भी तो नहीं सकती, है ना? वेलेरी की आवाज पहले से भी ऊंची हो गई। ऐसा लग रहा था मानो वह संदेह से अपनी आंखें सिकोड़ रही हो। आखिरकार यूनिकॉर्न का स्वभाव दयालु था और वह ब्लेयर की पालतू जानवर बनने के लिए इसलिए सहमत हो गई क्योंकि वर्तमान अरेथा परिवार में कोई प्रत्यक्ष महिला वंशज नहीं थी। एक ममतामयी यूनिकॉर्न होने के नाते, जिसे केवल पवित्र लड़कियां ही पसंद थीं, वो हमेशा एक महिला स्वामी को चुनती थी, जबकि पेगासस एक पुरुष स्वामी को पसंद करता था। इसी वजह से वह ब्लेयर की अनुबंधित रखेल बनने के लिए सहमत हुई क्योंकि वह बच्ची अरेथा परिवार की गोद ली हुई बेटी थी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि उनका रिश्ता सेलेनो और एंसली जितना घनिष्ठ था। जब एंसली का सेलेनो से संपर्क हुआ तो वे दोनों बहुत करीब हो गए। लेकिन ब्लेयर के मामले में परिस्थितियों के कारण उसे आसानी से सब कुछ मिल गया और उसने वास्तव में अपने प्रभाव से उस जानवर को वश में नहीं किया था। उस जानवर के साथ बंधन बनाने की तो बात ही छोड़ दें। इसलिए अगर यूनिकॉर्न ब्लेयर के आदेश से असहमत होती थी तो वह कभी-कभी उसका विरोध कर देती थी। वह अब तक केवल अपने मातृत्व स्वभाव के कारण ही ब्लेयर की बात मानती थी। वेलेरी ने धीमी आवाज में चेतावनी देते हुए घृणा से नाक सिकोड़ी। श्रीमती, अपनी सीमा पार मत कीजिए। मैं बिना किसी कारण के दूसरों को धमकाने के लिए कभी सहमत नहीं होंगी। मुझे लगता है कि आप मेरा इस्तेमाल उन लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रही हैं जिन्होंने कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाया। ब्लेयर के मन में वेलेरी की आवाज धीरे-धीरे और ठंडी होती गई। मैं ऐसा करने के लिए कभी सहमत नहीं होऊंगा, महोदया। जब वेलेरी ने ब्लेयर को सिरे से अस्वीकार कर दिया तो बच्ची इतनी हैरान रह गई कि वो लगभग ब्लेयर के आलिंगन से गिर ही गई। क्या वेलेरी मेरे आदेश का विरोध कर रही है सिर्फ इसलिए कि वह उस समूह को धमकाना नहीं चाहती? लेकिन उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसे बस वहीं खड़े रहना है। ब्लेयर का चेहरा पीला पड़ गया। उसे वेलेरी को थप्पड़ मारने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन वह जानती थी कि उनका रिश्ता मजबूत नहीं है और इस बात की संभावना है कि वेलेरी अनुबंध तोड़ सकती है। मजबूत बंधन के बिना एक पालतू पवित्र जानवर भी अपने स्वामी के विरुद्ध जा सकता है। वेलेरी द्वारा उसे छोड़ दिए जाने के विचार मात्र से ही ब्लेयर के दिल में अचानक भय उत्पन्न हो गया। उसका नन्हा शरीर कांप उठा और चेहरा और भी पीला पड़ गया। उसने एंसली की तरफ देखने की जहमत भी नहीं उठाई और तुरंत लेल का कॉलर खींच लिया। बड़े भाई, चलो यहीं रुकते हैं। मुझे लगता है वेलेरी थक गई है। हम अभी के लिए कोई दूसरा होटल चुन लेते हैं। ब्लेयर ने पल भर में अपना मन बदल लिया। उसके अचानक किए गए अनुरोध से दोनों भाई अचंभित रह गए। क्या वेलेरी थक गई है? लेकिन छोटी बहन सबसे छोटा भाई असाइल ब्लेयर को एक बार फिर समझाने ही वाला था कि बच्ची ने नम आंखों से उसकी ओर देखा। बस करो बड़े भाई, अगर ये लोग लेन देन नहीं करना चाहते तो ठीक है। हमारा अरेथा परिवार हमेशा उदार और दयालु है और कभी दूसरों पर दबाव नहीं डालता। ब्लेयर ने इस तरह से बात की मानो उसने कभी वेलेरी, जो उसकी पवित्र पशु थी, के साथ एंसली के समूह को धमकाने की कोशिश ही न की हो। उसके अचानक बदले रवैये ने भाइयों के बीच एक बार फिर सदमे की लहर पैदा कर दी। इस बार तो जेवोन और बाकी पांचों दोस्त भी हैरानी से दंग रह गए। ये क्या बकवास है? तुम्हारा पवित्र जानवर अचानक अपने भेस में लौट आया और फिर तुम अचानक हमें धमकाना भी नहीं चाहते। आपने तो ये भी कहा था कि आपका परिवार कभी दूसरों पर दबाव नहीं डालता। छी, पाखंडी। जेवोन का इतना मन कर रहा था कि वो ब्लेयर पर थूक दे। हमारे परिवार के मुखिया ने तुम्हारे पवित्र जानवर के साथ कुछ ऐसा किया होगा जिससे तुम डरकर भाग गए, है ना? एंसली समा की शक्ति को देखकर तुम तो बस दुम दबाकर भाग रहे हो। 0206 501 PM अध्याय 243 प्रतिशोध। जेवोन एंसली के लिए जयकार करना चाहता था और ब्लेयर को उसकी खामोश हार के लिए ताना मारना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। मुझे नहीं पता कि परिवार की मुखिया उस यूनिकॉर्न को कैसे संभालती है, लेकिन वह कमाल की है। फिर भी उसे आराम की जरूरत है क्योंकि उसने आज शाम हमारे लिए बहुत काम किया है। एंसली की भलाई के बारे में सोचते हुए जेवोन ने ब्लेयर और दोनों भाइयों को सिर हिलाकर विनम्रतापूर्वक मुस्कुराया। अगर ऐसा है तो हम अरेथा परिवार के आभारी हैं कि उन्होंने हमारे किराए के कमरे पर नजर नहीं डाली। जेवोन ने ब्लेयर और अन्य लोगों को धन्यवाद दिया, लेकिन उनके शब्द तीखे व्यंग्य की तरह लग रहे थे। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो हम पहले चले जाते हैं। हमारी छोटी बच्ची अभी छोटी है और उसे जल्दी सोना चाहिए। जेवोन ने तीनों भाई बहनों को जल्दी से वहां से निकालने के लिए एंसली का सहारा लिया। समूह उसके पीछे पीछे गया और कुछ ही सेकंड में लिफ्ट में गायब हो गया। अरेथा भाई बहनों ने तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जब उन्होंने अपने सामने किसी को नहीं देखा। एंसली का समूह जा चुका था। अरेथा भाई बहनों को अचानक उस रहस्यमय समूह के सामने एक मस्खरे जैसा महसूस हुआ जिसने उन्हें पहले नाराज किया था। वे चले गए। उन्होंने हमारे जवाब का इंतजार भी नहीं किया और जाने की हिम्मत कर ली। अगर अरेथा परिवार की ताकत यहाँ होती तो कोई भी उनका अपमान करने की हिम्मत नहीं करता। अगर वेलेरी ब्लेयर का बचाव करना चाहती तो कोई भी उन्हें नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं करता। अफसोस, ये सब बस एक अगर की बात थी। असल में तीनों भाई बहन अपने परिवार से एक भी गार्ड को साथ लिए बिना ही राजधानी चले गए क्योंकि वे कैसीनो में खेलना चाहते थे। वे बेरोक-टोक घूमने के लिए अपने पारिवारिक प्रतिष्ठा पर और सुरक्षित रहने के लिए वेलेरी की सुरक्षा पर निर्भर थे। लेकिन अब जब वेलेरी ने भाई बहनों की मदद करने से इनकार कर दिया तो ऐसा लगा जैसे वे अपनी ताकत और हिम्मत खो रहे हों। वे पल भर में उन बच्चों के एक साधारण समूह में सिमट गए जिन्हें हर जगह देखा जा सकता था। इस तरह के अपमान का सामना स्वाभिमानी अरेथा बहनों ने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं किया था। यहाँ तक कि ब्लेयर, जो कुछ ही महीनों पहले परिवार में शामिल हुई थी और जिसमें पहले से ही उसका घमंडी स्वभाव था, उसे भी बहुत बुरा लग रहा था। उसकी छाती इतनी भरी हुई थी कि उसे रोने का मन कर रहा था। धिक्कार है, वेलेरी ने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? ब्लेयर ने लाइल की ओर देखते हुए अपने निचले होंठ दबा लिए। लाइल की आंखों में इस समय जानलेवा इरादा झलक रहा था, लेकिन उसकी शक्तियां बिल्कुल भी आक्रामक नहीं थी, इसलिए वह कुछ खास नहीं कर सकता था। असाइल को एक राक्षस प्रशिक्षक के रूप में एक शक्तिशाली राक्षस मिला, लेकिन वह जेवोन के अजगर जैसे राक्षस के सामने कमजोर प्रतीत हुआ। आखिरकार जेवोन का मुख्य राक्षस एक उच्च स्तरीय राक्षस था। भले ही वह एक शिशु ड्रैगन जैसा दिखता हो, फिर भी वह एक शक्तिशाली राक्षस था। तीनों भाई बहनों को एंसली के समूह पर हमला करने या अपनी मनमर्जी करने का कोई अधिकार नहीं था। एंसली के समूह ने अगर उनके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ भी मारे तो भी वे कुछ नहीं कर सकते थे। लैल केवल घृणा से भरी आंखों से बंद लिफ्ट के दरवाजे को घूरती रही। धिक्कार है, उन्हें धिक्कार है। मैं तुम लोगों की जांच करूंगा और तुम्हारे पूरे परिवार को तबाह कर दूंगा। लैल ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली, जिससे ब्लेयर लगभग कुचल ही गया, जो उसकी बाहों में था। हालांकि ब्लेयर को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। उसने लैल की बातों पर सहमति में सिर भी हिलाया। बड़े भाई, चलिए राजधानी में हमारे पारिवारिक व्यवसाय का दौरा करते हैं और उन लोगों की जांच के लिए किसी को नियुक्त करते हैं। चूंकि उन्होंने स्वीट रूम किराए पर लिया है, इसलिए हो सकता है कि वे राजधानी में लंबे समय तक रुकें। दूसरे शब्दों में कहें तो वे इन लोगों का पीछा करने के लिए किसी को काम पर रख सकते थे और फिर उनकी असली पहचान जान सकते थे। एक बार जब अरेथा परिवार को इन लोगों की पहचान पता चल जाती तो उन्हें कुचलना आसान हो जाता। यहाँ तक कि शारीरिक रूप से बलवान लेकिन बुद्धिहीन छोटे लड़के असाइल ने भी यही सोचा था। हम बड़े भाई, चलो जल्दी से उनकी जांच करते हैं, देखते हैं कि हमारे परिवार के हमले के बाद वे जिंदा बच पाते हैं या नहीं। उसने आगे कहा। अंततः वे तीनों अभी भी बच्चे ही थे। भले ही ब्लेयर अंदर से पूरी तरह बच्ची न हो, लेकिन वह अपने परिवार से प्रभावित होकर एक प्रतिष्ठित परिवार के बच्चे की तरह व्यवहार करने लगी होगी।
एक संभ्रांत परिवार से होने के नाते अगर उसे किसी समस्या का समाधान खुद नहीं मिल पाता तो उसका परिवार उसकी मदद कर सकता था। एंस्ली के विपरीत, जो व्यावहारिक रूप से अपने परिवार की रीढ़ बन गई थी और उसके पास गॉडफादर की भावना के अलावा कोई और सहारा नहीं था। स्लोन परिवार को कुछ हो जाने पर गॉडफादर भी उसकी मदद नहीं कर सकते थे। केवल 3 पवित्र संरक्षक ही मदद कर सकते थे, लेकिन एंस्ली ने उनमें से केवल एक को ही वश में किया था, सभी को नहीं। बस इसी तरह भाई बहन ने इस मामले की तह तक जाने और एंस्ली से बदला लेने की कसम खाई। जहां तक उस छोटी बच्ची की बात है, वह पहले ही उस स्वीट रूम में पहुंच चुकी थी जो 4 बेडरूम और पूरे फर्नीचर सेट वाले एक अपार्टमेंट जैसा दिखता था। उन्हें एक रसोई घर, एक भोजन कक्ष, एक बैठक कक्ष और एक मिनी बार भी मिला। इसके अलावा एक मिनी जिम, एक मिनी स्पा आदि भी थे। इस स्वीट की सबसे अद्भुत बात यह थी कि कांच की दीवार से इच्छा अनुसार 360 डिग्री का शहर का दृश्य दिखाई देता था और रात्रि मोड सक्रिय करने पर यह धुंधली कांच की दीवार में बदल जाती थी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि एक रात के लिए स्वीट रूम की कीमत इतनी अधिक थी। ये सचमुच एक छोटे आलीशान विला के बराबर था। एंस्ली सेवा से संतुष्ट थी। इसके बाद उसने बाकी 3 बेडरूम पांचों दोस्तों और क्यूसेली के लिए आवंटित कर दिए। मैरिएटा और एथनिया को एक कमरा मिला, नोवान और क्यूसेली को दूसरा कमरा मिला, जबकि अल्वारो और जेवो ने आखिरी कमरा ले लिया। एंस्ली एलियाना के साथ सोएगी। उस रात एलियाना ठीक रात 10 बजे वापस आई, लेकिन उसने अभी तक अपनी नई खरीदी हुई गाड़ी नहीं दिखाई। राज, एलियाना ने एंस्ली की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, फिर उसने अपने कपड़े बदले और बच्चे से पहले ही सो गई। अपनी नई गाड़ी के बारे में जानने की कोई उम्मीद न होने के कारण एंस्ली के पास सोने से पहले ऊर्जा नियंत्रण का अभ्यास करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब आधी रात हो चुकी थी, चलो कल फिर से कैसीनो में तोड़फोड़ करते हैं। 0206 5:02 PM अध्याय 244 इंद्रधनुषी पेगाकॉन। राजधानी में दूसरा दिन। सुबह सुबह गॉडफादर की आत्मा ने एंस्ली को जगाया और उसे अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। सेलेनो भी इससे अछूता नहीं रहा। जागो बेवकूफ, जागो, अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण रखो, जल्दी करो, आलसी। गॉडफादर ने पूरी ताकत से चिल्लाते हुए एंस्ली और सेलेनो के चारों ओर चक्कर लगाया, जो अभी भी बिस्तर पर सो रहा था। उसी क्षण बड़बड़ाती हुई आत्मा की ओर देखते हुए वे दोनों उछलकर खड़े हो गए। दोनों की आंखें एक जैसी लाल थी जब उन्होंने गॉडफादर को देखा। ये आत्मा तो सच में बहुत परेशान करने वाली है। एंस्ली और सेलेनो को गॉडफादर की पिटाई करने की तीव्र इच्छा हो रही थी, लेकिन गॉडफादर के भूत जैसे शरीर के कारण वे ऐसा नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। वैसे भी अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने का प्रशिक्षण लेना उतना बुरा नहीं होगा। इस प्रकार एंस्ली और सेलेनो ने कुछ घंटों तक प्रशिक्षण लिया, जब तक कि सुबह के 8 बज नहीं गए। लगभग इसी समय इलियाना और अन्य लोग आखिरकार जाग गए। मैरिएटा और एथनिया ने तुरंत स्नान किया और राजधानी में अपने एक सप्ताह के प्रवास के लिए कुछ ताजी सामग्री खरीदने के लिए बाहर चली गईं। अल्वारो और नोवान अपनी नई गाड़ी देखने गए, जबकि क्यूसेली समूह के लिए खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। जेवोन अपने अजगर जैसे राक्षस को खाना खिलाने में व्यस्त था और इलियाना एंस्ली की देखभाल कर रही थी। समूह ने हाथ मुंह धोए और सुबह 9 बजे तक नाश्ता किया। आज की सैर के लिए एंस्ली ने कॉलर और छाती पर रिबन की सजावट वाली एक प्यारी सी छोटी आस्तीन वाली झालरदार सफेद ब्लाउज चुनी। उसी सफेद झालर से सजे काले रंग के हॉट पैंट के साथ बच्ची चलती फिरती गुड़िया जैसी लग रही थी। फूली हुई शॉर्ट्स ने भी एक अनोखा लुक दिया, जो एंस्ली के बॉब कट बालों के साथ खूब जंच रहा था। एंस्ली ने आईने के सामने अपनी पूरी शक्ल देखी और संतुष्टि से सिर हिलाया। उसके काले बाल, जो बालों को छिपाने के लिए बनाए गए थे, सिर पर मिकी माउस जैसी 2 जुड़ियों में बदल गए थे, जिससे उसकी मासूमियत और भी बढ़ गई थी। हो सकता है कि लोग उसकी मनमोहक अदाओं पर मोहित हो जाएं, इससे पहले कि वह अपनी आकर्षण क्षमता का इस्तेमाल करे। एंस्ली खुद को निहार रही थी कि तभी अचानक जेवोन पीछे से निकल आया। मैडम, आज सुबह हम कहाँ जा रहे हैं? उसने आईने में एंस्ली का प्रतिबिंब देखते हुए अनायास ही एक सवाल पूछ लिया। उसे तुरंत ही बच्ची की कुछ तस्वीरें लेने की इच्छा को दबाना पड़ा। वो कितनी प्यारी है। जेवोन की ओर से उसके गाल को चुटकी लेने की इच्छा को अनदेखा करते हुए एंस्ली ने अपना सिर झुकाया और कुछ बुदबुदाई। स्मृति चिन्ह। बच्ची को याद आया कि जब वह राजधानी गई थी तो उसके गॉडफादर ने उसे क्या करने के लिए कहा था। उन्हें स्मारक पार्क या ऐसे ही किसी जगह जाना था। नाम भूल गई। अरे हाँ, उसे स्मारक पार्क कहते हैं, लेकिन अब तो उसका नाम बदलकर स्मारक पार्क हो जाना चाहिए था। अरे स्मारक पार्क, वो जगह जहाँ देश हजारों महान हस्तियों की मूर्तियां और पट्टियां बनाता है, जिन पर उनके रोमांचक जीवन की कहानियां लिखी होती हैं। जेवोन ने गहरी सांस ली। वह इस जगह से अनजान नहीं था, क्योंकि माफिया समाज का हर प्रतिभाशाली व्यक्ति जब पहली बार राजधानी जाता था तो इस जगह का दौरा करता था। इसने युवा पीढ़ी को अपने पूर्वजों से आगे निकलने के लिए प्रेरित किया। हालांकि गॉडफादर की तरह ही इनमें से कुछ नायकों की कोई संतान नहीं थी। हम चलो उस पार्क में चलते हैं। एंस्ली ने सिर हिलाया। गॉडफादर के अनुरोध का पालन करने के अलावा वह तथाकथित स्मारक पार्क के बारे में भी उत्सुक थी। हो सकता है ये पार्क कोई ऐतिहासिक स्थल रहा हो या कुछ और। चूंकि एंस्ली पहले ही अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी थी, इसलिए बाकी लोगों ने स्वाभाविक रूप से कोई शिकायत नहीं की। इसलिए समूह जल्दी से अपने स्वीट रूम से बाहर निकला और अपनी नई गाड़ी देखने के लिए पार्किंग स्थल की ओर चल पड़ा। पुरानी गाड़ी को एक्सप्रेस डिलीवरी के माध्यम से पहले ही शहर के बाहरी इलाके में स्थित उनके आलीशान घर में वापस भेज दिया गया था। जब एंस्ली और अन्य लोग अपनी नई गाड़ी देखने के लिए होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर गए, तो उन्होंने तुरंत एक आकर्षक, बिल्कुल सफेद गाड़ी देखी जो एक मध्यम आकार की कार जितनी बड़ी थी। रथ के बाहरी भाग पर संगमरमर की उत्कृष्ट नक्काशी थी, लेकिन बीच का हिस्सा अभी भी खाली था। वहां कोई अपने परिवार का प्रतीक चिन्ह उकेर सकता था। इस बार भी रथ जादुई कद्दू जैसा ही दिखता था, लेकिन इसके ऊपरी हिस्से और किनारों को सजाने वाली सुनहरी रेखाओं ने इसे वास्तव में भव्य बना दिया था। सिर्फ डिजाइन देखकर ही कोई अंदाजा लगा सकता है कि यह गाड़ी बेहद महंगी होगी। इस गाड़ी की विशेषताओं की तो बात ही छोड़िए। जब एंस्ली ने इलियाना से पूछा, तो उस महिला ने एंस्ली को बताया कि यह रथ एक ही बार में दर्जनों उच्च श्रेणी के राक्षसों के हमले को झेल सकता है। इसमें गुप्त रूप से जाने के लिए एक अदृश्य मोड़ भी था और गाड़ी के शरीर के अंदर लगे गिरगिट कोर की बदौलत ये रंग भी बदल सकता था। इसके अलावा इस रथ को नाव की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था और यह उड़ भी सकता था। इसे अन्य स्थानों पर इस्तेमाल करने के लिए बस रथ को खींचने वाले जानवरों या राक्षसों को बदलना पड़ता था। ये गाड़ी सचमुच एक दुर्लभ, सर्वगुण संपन्न गाड़ी थी, अपनी तरह की अनोखी। यहाँ तक कि गॉडफादर ने भी सीटी बजाई और प्रशंसा की बौछार कर दी। बुरा नहीं, बुरा नहीं। ये गाड़ी राजधानी के अलावा अन्य स्थानों की यात्रा के लिए भी उपयुक्त है। बढ़िया, बढ़िया। अब आश्चर्य अभी खत्म नहीं हुआ था। जब एलियाना ने एंस्ली को वे पालतू जानवर दिखाए जिनसे वह गाड़ी खींचती थी, तो एंस्ली और उसके साथियों की आंखें फटी रह गईं। उन्होंने जो देखा वह नीले रंग के 2 पेगासस थे, जिनके माथे पर एक मुड़ा हुआ इंद्रधनुषी सींग था। अपनी अज्ञानता के बावजूद एंस्ली सुनहरे चमकदार बालों वाले इन खूबसूरत जीवों को पहचान सकती थी। ये पेगासस और यूनिकॉर्न की दुर्लभ मिश्रित नस्लें हैं। इसके सींग इंद्रधनुषी रंग के हैं। इसे इंद्रधनुषी पेगाकॉन कहा जाना चाहिए, जो ड्रैगन के शल्क वाले घोड़ों से भी कहीं अधिक दुर्लभ था। एक इंद्रधनुषी पेगाकॉन भ्रम का उपयोग करने, अपना रूप बदलने और यहाँ तक कि मामूली उपचार करने में भी सक्षम था। यह उड़ सकता था। जमीन और आसमान दोनों में इनकी गति बेजोड़ थी। इनके पास एक अद्भुत रक्षात्मक और आक्रामक शारीरिक क्षमता भी थी। ये बेहद दुर्लभ खजाने हैं जिन्हें सिर्फ पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। 0206 5:02 PM अध्याय 245। क्या कोई एंस्ली का पीछा कर रहा है?
एल विल डू यू बी दिस, वेयर डू यू बाय दिस। एंसली ने इलियाना की आस्तीन खींचते हुए उन दो पेगाकॉन्स की ओर इशारा किया जो आपस में बातें करने में व्यस्त थे। वे दोनों बेहद बुद्धिमान भी लग रहे थे। हम बाजार नीलामी, एलियाना ने संक्षिप्त जवाब दिया। उसने यह नहीं बताया कि वह किस बाजार और किस नीलामी में गई थी, लेकिन जाहिर है वह पूरी राजधानी में सबसे बेहतरीन बाजार होना चाहिए। अन्यथा वे पेगाकॉन जैसी मूल्यवान वस्तु नहीं बेचते। जानवरों का बाजार है ना, तो राक्षसों के बाजार के अलावा जानवरों का भी एक बाजार है ना। एंसली गहरी सोच में डूबी हुई थी और उसने अपनी ठुड्डी को रगड़ा। आमतौर पर राक्षसों के बाजार में केवल राक्षसों के कच्चे शरीर के अंग ही बेचे जाते थे जिनसे कई वस्तुएं बनाई जा सकती थीं। दूसरी ओर पशु बाजार में अनुबंधित साथी पशु, परिवहन के साधन या गाड़ी खींचने वाले पशुओं के रूप में उपयोग के लिए जीवित पशुओं को बेचा जाता था। राक्षसों के विपरीत, जिन्हें उनके साथ अनुबंध करने के लिए एक राक्षस प्रशिक्षक की आवश्यकता होती थी, जानवर बिना किसी जानवर प्रशिक्षक के भी सामान्य क्षमता वाले उपयोगकर्ताओं के साथ अनुबंध कर सकते थे। हालांकि इसके लिए किसी पशु प्रशिक्षक की मदद की आवश्यकता होती थी। पशु प्रशिक्षक ग्राहक को पशु का अनुबंध करने में मदद करता था या विक्रेता को परिवहन के साधन के रूप में उपयोग किए जाने वाले पशुओं, जैसे कि इन पेगाकॉन को वश में करने की अनुमति देता था। पेगाकॉन जैसे इतने बुद्धिमान जानवर को वश में करने के लिए जानवर को वश में करने वाले का स्तर उच्च होना चाहिए। एंसली ने इससे पहले कभी किसी पशु प्रशिक्षक को नहीं देखा था, लेकिन ऐसा कहा जाता था कि पशु प्रशिक्षक जादूगरों जितने ही दुर्लभ होते हैं क्योंकि वे अपने पालतू पशुओं को दूसरों के आदेशों का पालन करने के लिए भी मजबूर कर सकते हैं। राक्षस को वश में करने वाला ऐसा कभी नहीं कर सकता था। जिस राक्षस को उन्होंने वश में किया था, वह केवल उनकी आज्ञा का पालन कर सकता था। शायद इसलिए क्योंकि राक्षसों की बुद्धि जानवरों की तुलना में कम होती है, इसलिए राक्षस वशीकरण क्षमता के बिना उन्हें किसी के वश में करना भी मुश्किल होता है। हालांकि एक राक्षस प्रशिक्षक अपने पूरे जीवन काल में केवल एक या दो राक्षसों को ही प्रशिक्षित कर सकता है, जबकि एक पशु प्रशिक्षक कई राक्षसों को प्रशिक्षित कर सकता है। शायद यही अंतर है। एंसली ने एक बार फिर पेगाकॉन पर नजर डाली और सोचने लगी, अगर मैं वैलेरी, एक पवित्र जानवर को मोहित कर सकता हूँ, तो शायद मैं निचले स्तर के अन्य जानवरों को भी मोहित कर सकता हूँ और एक नकली जानवर प्रशिक्षक बन सकता हूँ। हालांकि भले ही एंसली राक्षस के साथ कोई समझौता न कर पाए, फिर भी वह एक नकली राक्षस प्रशिक्षक बन सकती है। बच्ची तो अपनी इच्छा अनुसार राक्षसों को वश में कर सकती है। वापस लौटने के बाद एंसली ने चुपचाप स्लोन परिवार के लिए एक अनूठा व्यवसाय बनाने का विचार अपने मन में संजो लिया। उसे अपनी आकर्षण शक्ति का यथासंभव प्रभावी ढंग से उपयोग करना था, क्योंकि बड़े होने के बाद उसे यह शक्ति खोनी पड़ सकती थी। आखिरकार उसके पास जो शक्ति थी वो एक शिशु की आकर्षण शक्ति थी। एंसली ने गहरी सांस ली और एलियाना को सिर हिलाकर अभिवादन किया। वाह एलियाना, बहुत बढ़िया काम। एंसली ने एलियाना के काम की तारीफ में अंगूठा ऊपर किया। जानवरों की नीलामी जीतना और ये दो पेगाकॉन पाना, वाकई बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया। एलियाना ने सिर झुकाते हुए अपने गाल खुजलाए। महिला ने कुछ बुदबुदाते हुए खुद से कहा और फिर ऊपर देखा। लीजिए बॉस। महिला ने गाड़ी का दरवाजा खोला और खुद एंसली से कहा कि वो बाकी सब लोगों से पहले गाड़ी में बैठे। एंसली ने मना नहीं किया और तुरंत अपनी नई गाड़ी में बैठ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि गाड़ी का अंदरूनी हिस्सा बाहर से दिखने से भी कहीं ज्यादा चौड़ा था। गाड़ी में एक छोटा सा बिस्तर, एक मिनी बार और यहाँ तक कि पैर या चेहरा धोने की जगह भी थी। कुल मिलाकर इसका इंटीरियर उनके पिछले डिब्बे जैसा ही था, लेकिन इसमें कुछ नई सुविधाएं जोड़ी गई थी, जैसे कि एक मिनी रेफ्रिजरेटर और बिना किताबों वाली छोटी अलमारियां। ये गाड़ी एक मिनी कारवां जैसी दिखती थी, जो लंबी यात्रा के लिए उपयुक्त थी। एंसली ने संतुष्टि से सिर हिलाया और तुरंत अलवारो को छोड़कर बाकी सभी को गाड़ी में बैठने को कहा। अलवारो उनका कोचवान था और उसे बाहर बैठना था। चलिए अब मिस। अलवारो ने कोचवान की सीट पर और गाड़ी के बीच में रखे काले मोती के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करते हुए एंसली से कोमल स्वर में पूछा। वाह। बच्चे ने बिना झिझक के उसी काले मनके के माध्यम से जवाब दिया। जैसे ही उसने अलवारो को आदेश दिया, उस युवक ने अपनी उंगलियां चटकाईं और दोनों पेगाकॉन ने एक लंबी सीटी बजाई। वो उन दोनों ने अपने आगे के पैर ऊपर उठाए और अपने सफेद पंख फड़फड़ाए, फिर पार्किंग स्थल से बाहर निकल गए। क्योंकि वे उड़ सकते थे, इसलिए पेगाकॉन्स ने अपने पंख तेजी से फड़फड़ाने में जरा भी संकोच नहीं किया और गाड़ी धीरे-धीरे पार्किंग स्थल से निकल गई। यह एक तीव्र कोण पर आकाश की ओर बढ़ा और फिर धीरे-धीरे बादलों के ठीक नीचे स्थिर हो गया। होटल के फ्लाइंग प्लेटफॉर्म से उड़ान भरने वाली गाड़ी अभी-अभी आसमान में काफी ऊपर पहुंची ही थी कि पार्किंग स्थल के चारों ओर लगे खंभों के बीच से काले और सफेद सूट पहने कुछ लोग अचानक बाहर निकल आए। लक्ष्य जा चुका है। दोहराता हूँ, लक्ष्य जा चुका है। हमें उनकी तस्वीरें मिल गई हैं। एक व्यक्ति ने अपनी कमीज के कॉलर से जुड़े एक छोटे स्पीकर पर यह बात कही। कुछ सेकंड बाद स्पीकर से एक अपरिपक्व लड़के की ठंडी आवाज गूंजी। अच्छा, फोटो हमारी खुफिया टीम को भेज दो। हमें आज ही इन लोगों के बारे में छानबीन करनी होगी। जैसा आप चाहें, युवा स्वामी लाइल। नेता ने तुरंत कॉल काट दी और अपने आदमियों को पार्किंग स्थल छोड़ने का इशारा किया। उन्होंने अपनी छुपकर चलने की क्षमता का इस्तेमाल करते हुए चुपके से किसी को पता चले बिना वहां से निकल गए। हालांकि मेंटिस टिड्डे का पीछा कर रहा था, उसे अपने पीछे मौजूद ओरियोल पक्षी की जानकारी नहीं थी। इन लोगों के जाते ही छत से एक और समूह प्रकट हुआ। उन्होंने काले रंग का तंग सूट और चेहरे को पूरी तरह से ढकने वाला मास्क पहन रखा था। युवक स्वामी, कोई युवती का पीछा कर रहा है। क्या हमें उनका पीछा करना चाहिए या उन्हें रास्ते से हटा देना चाहिए? इस समूह के नेता ने घड़ी के माध्यम से किसी से संपर्क किया। उसकी आवाज थोड़ी कर्कश और डरावनी थी, जैसे किसी भूत की हो। कुछ सेकंड बीत गए और घड़ी से एक और लड़के की आवाज सुनाई दी। 0206 507 PM अध्याय 246। अब तक का सबसे महान माफिया। तुम में से कुछ लोगों को उन लोगों को पकड़ने के लिए भेजो। पता लगाओ कि वे क्या योजना बना रहे हैं। बाकी लोग स्लोन परिवार की गाड़ी का पीछा करो। लड़के ने पलक झपकाए बिना दृढ़ता से आदेश दिया। स्लोन परिवार के बारे में मुझे रिपोर्ट भेजते रहना मत भूलना। सुनिश्चित करना कि वे सुरक्षित हैं। समझे? जी स्वामी जी। इसे हम पर छोड़ दीजिए। नेता ने सिर हिलाया और कॉल काट दी। फिर उसने अपने आदमियों को दो समूहों में बंटने का इशारा किया। एक समूह पिछले जासूसों का पीछा करने के लिए गया, जबकि दूसरा समूह स्लोन परिवार का पीछा करता रहा। भगवान का शुक्र है कि हमने पूरे दिन स्लोन परिवार का पीछा करने का फैसला किया। वे अपनी गाड़ी बदलते रहते हैं। अगर हमें पता नहीं होता तो हम गलत गाड़ी के पीछे चले जाते। नेता ने अपनी छाती थपथपाते हुए अपने स्टोरेज रिंग से अपनी उड़ने वाली मोटरसाइकिल निकाली। बाकी लोगों ने भी उसका अनुसरण किया और तुरंत बाइक पर सवार होकर पार्किंग स्थल से निकल गए। बेशक उन्होंने अपनी छुपने की क्षमता का इस्तेमाल किया और मोटरसाइकिल को अदृश्य बना दिया। कुल मिलाकर स्लोन परिवार की सफेद गाड़ी के पीछे चल रहे इस समूह और उनकी मोटरसाइकिल को कोई नहीं देख सका। उसी समय एंसली गॉडफादर, सेलेनो और अन्य लोगों के साथ गाड़ी के अंदर बैठी थी। पिछली गाड़ी के विपरीत, जिसमें गॉडफादर को अपने भूतिया शरीर के कारण पीछे छूट जाने से बचने के लिए अपने शरीर को लगातार हिलाते रहना पड़ता था, इस गाड़ी में उनके शरीर को रखने की व्यवस्था थी। अगर वो हिले डुले भी ना, तो भी उसका शरीर गाड़ी की दीवार तोड़कर पीछे नहीं छूट जाएगा। वाह बढ़िया गाड़ी। आखिरकार इस लॉर्ड को थोड़ा आराम मिल गया। गॉडफादर ने खिड़की से बाहर देखते हुए गुनगुनाया और एंसली की हरकत का अनुसरण किया। ये पहली बार नहीं था जब एंसली ने किसी उड़ने वाले वाहन की सवारी की थी, लेकिन फिर भी उसने खिड़की से बाहर नीचे पूरी राजधानी को देखा। बेशक राजधानी इतनी विशाल थी कि इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद भी वो उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही देख पा रही थी।
जब एंसली और बाकी लोग नजारे का आनंद ले रहे थे, तब अलवारो इन नए जानवरों से तालमेल बिठाने में जुट गया। उसने कुशलतापूर्वक जानवरों को सुचारू रूप से चलाने और अन्य उड़ने वाली गाड़ियों से टकराने से बचाने का काम किया। समूह राजधानी के बाहरी इलाके दक्षिणी क्षेत्र की ओर रवाना हुआ, जहां पूरे देश का सबसे बड़ा स्मारक पार्क स्थित था। चूंकि वे पार्क जाने के लिए हवाई जहाज से गए थे, इसलिए वहां पहुंचने में कुछ घंटे नहीं लगे, बल्कि अधिकतम 15 मिनट ही लगे। दूर से ही भूल भुलैया के आकार में फैली विशाल हरियाली दिखाई दे रही थी। हरियाली को एक अदृश्य अवरोध से सुरक्षित किया गया था ताकि प्रवेश द्वार से गुजरे बिना कोई भी व्यक्ति वनस्पतियों के अंदर न उतर सके। एंसली का समूह विशाल हरियाली के सामने उतरा और आज्ञाकारी रूप से निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया। वे अन्य गाड़ियों के साथ कतार में खड़े हुए और प्रवेश शुल्क का भुगतान करने के बाद अंततः स्मारक पार्क के पार्किंग स्थल में प्रवेश किया। यहाँ पौराणिक लोगों की मूर्तियों से भरी पूरी भूल भुलैया को देखने के लिए पैदल ही चलना पड़ता था। ऐसा कहा जाता था कि प्रत्येक मूर्ति के चारों ओर एक आवरण होता था जो बाहर से छोटा दिखता था, लेकिन जैसे ही कोई उसके करीब आता था, वह उसके क्षेत्र में प्रवेश कर जाता था। एक सामान्य आगंतुक परिसर में प्रवेश किए बिना भी मूर्ति को देख सकता है, लेकिन उसे मूर्ति से जुड़े व्यक्ति के इतिहास के बारे में पता नहीं चलेगा। उस क्षेत्र में प्रवेश करने पर ही वे अपने मन में भ्रम देख सकते थे, जिसमें उस महान व्यक्ति के इतिहास का एक छोटा सा अंश दिखाया जाता था। एंसली और बाकी लोग तुरंत अपनी गाड़ी से उतर गए और उसे पार्किंग स्थल पर छोड़ दिया। क्योंकि पेगाकॉन एक बुद्धिमान प्राणी है, इसलिए वे गाड़ी की रखवाली करने में मदद कर सकते हैं ताकि कोई उसे चुरा न ले। समूह धीरे धीरे झाड़ियों से बनी प्राकृतिक भूल भुलैया में प्रवेश कर गया और उन्हें तुरंत एक पौराणिक व्यक्ति की रंगीन धातु की पहली मूर्ति दिखाई दी। वो एक महिला थी जिसने सफेद कोट पहन रखा था और उसके हाथों में एक ट्यूब और कुछ औषधि के गिलास थे। उस महिला ने चश्मा पहन रखा था और उसका चेहरा गंभीर लग रहा था, फिर भी उसके चारों ओर एक गरिमा में आभा थी। इस मानव आकार की मूर्ति के नीचे लगी पट्टिका में लिखा था कि यह व्यक्ति गॉडलिफ देश का पहला कीमियागर था। वह गॉडफादर की पीढ़ी की नहीं थी, लेकिन वह गॉडफादर जितनी ही प्रसिद्ध हैं। उनकी उपाधि द गॉडलाइफ कंट्री की पहली कीमियागर थी। पहली रसायन शास्त्री होने के नाते वह गॉडलिफ देश में रसायन शास्त्र की दुनिया की अगुवा थी। शायद उनके बिना आज तक गॉडलिफ देश में कोई भी अनोखी और उपयोगी औषधियां मौजूद न होती। एंसली ने उस जीवंत मूर्ति को देखकर सिर हिलाया, लेकिन उसका इरादा उसमें प्रवेश करने का नहीं था। वह पहली मूर्ति के पास से गुजरी और भूल भुलैया के अंदर रास्ते पर चलती रही, मानो गॉडफादर की मूर्ति ढूंढ रही हो। यहाँ की मूर्तियां उनके जीवन काल के अनुसार व्यवस्थित की गई थी। भूल भुलैया में कम से कम 100,000 से अधिक मूर्तियां थीं और एंसली समूह को गॉडफादर की मूर्ति ढूंढने में 2 घंटे लग गए। जैसे ही उन्हें वह मूर्ति मिली, उन्होंने देखा कि वह अन्य सभी मूर्तियों से कहीं अधिक ऊंची थी। मूर्ति में एक लगभग 20 वर्षीय युवक की आकृति थी, जिसके बाल गहरे हरे काले रंग के थे और आंखें तेज थीं। वह युवक पीठ सीधी करके और हाथ छाती के सामने जोड़कर क्षितिज की ओर देख रहा था। उसके होठों का कोना आत्मविश्वास भरी मुस्कान में मुड़ा हुआ था, मानो वह अपने अहंकारी चेहरे से अपने दुश्मनों को चिढ़ा रहा हो। जब ये केवल एक सजीव मूर्ति थी, तब भी कोई उनकी राजसी और करिश्माई आभा को महसूस कर सकता था। इस मूर्ति के नीचे लगी पट्टिका पर एक कथन लिखा था, अब तक की सबसे बड़ी माफिया। इसमें सिर्फ गॉडलिफ में ही यह नहीं कहा गया कि यह अब तक का सबसे महान माफिया है, बल्कि यह कहा गया कि यह अब तक का सबसे महान माफिया है। अगर लोगों को इस व्यक्ति के बचपन से लेकर अब तक के इतिहास की जानकारी नहीं है, तो ऐसी टिप्पणी करना अत्यधिक अहंकारपूर्ण होगा। निस्संदेह ये व्यक्ति महान हस्तियों में भी एक महान हस्ती है। धर्मात्मा 0206 508 PM अध्याय 247 एक प्रणाली। एंसली ने बिना किसी झिझक के तुरंत मूर्ति के परिसर में प्रवेश किया। भला वह गॉडफादर के गौरवशाली अतीत का अनुभव करने का यह अवसर कैसे गंवा सकती थी। अन्य लोग भी परिसर में प्रवेश कर गए। वे गॉडफादर के जीवन इतिहास का संक्षिप्त ट्रेलर देखने के लिए तैयार थे। हालांकि बाकी सभी के विपरीत, जैसे ही एंसली ने उस क्षेत्र में कदम रखा, उसे केवल एक विशाल सफेद रंग से रंगा हुआ स्थान ही दिखाई दिया। वह भले ही इस बात से अनजान थी, लेकिन उसे तुरंत समझ आ गया कि यह तथाकथित क्षेत्र नहीं होना चाहिए। सभी क्षेत्र एक ब्रह्मांड के समान होने चाहिए, एक काला अंतरिक्ष जो तारों और ग्रहों से भरा हो। सफेद किस प्रकार का डोमेन था? उस समय एंसली टेलीपैथी के माध्यम से गॉडफादर से बात करने से खुद को रोक नहीं पाई। चाचा, चाचा, आप कहाँ हैं? और सेलेनो कहाँ है? मैं किसी तरह एक खाली जगह पर आ गया हूँ। ये तो डोमेन ही नहीं है। एंसली ने चुपके से आसपास का जायजा लेते हुए अपने होंठ दबा लिए। यहाँ न कोई इंसान था, न कोई चीज, दूर दूर तक सिर्फ खाली सफेद जगह ही खालीपन था। गॉडफादर की भावना और सेलेनो भी यहाँ मौजूद नहीं थे। एंसली को पसीना आ गया। क्या गॉडफादर उससे यही करवाना चाहते थे? लेकिन ये कैसी जगह थी? बाकी लोग कहाँ हैं? एंसली को लगा कि गॉडफादर उससे बात नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ मिनटों बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। हालांकि अगले ही पल गॉडफादर की शरारती आवाज एंसली के दिमाग में गूंज उठी। ओह नन्ही बच्ची, तुम उस जगह पहुंच गई। बहुत बढ़िया, अब आराम से बैठो और सब कुछ स्वाभाविक रूप से होने दो। गॉडफादर ने हल्की सी हंसी हंसी। ये स्वामी आपको आश्वस्त करता है कि आप जो कुछ भी अनुभव करने वाली हैं, वह आपके लिए लाभकारी होगा, नन्ही बच्ची। गॉडफादर के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी, हालांकि एंसली उन्हें बिल्कुल भी नहीं देख पा रही थी। तो शुभकामनाएं टिल्डर। गॉडफादर ने मूर्ति के क्षेत्र में एंसली का इंतजार करते हुए उसे अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। वह अपने गौरवशाली जीवन का इतिहास देखने जा रहा है। बाय बाय। ये कहने के बाद गॉडफादर एक बार फिर चुप हो गए और एंसली को कोई जवाब नहीं मिला। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इतना ही, बच्चे को गॉडफादर को घसीटने की तीव्र इच्छा हुई और उसने उनके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि क्या हो रहा है और ये जगह कहाँ है? और तुमने तो मुझे गुड लक भी कहा। गुड लक, तुम बेवकूफ। आसपास के वातावरण को देखकर एंसली का शरीर कांप उठा, जो अभी भी पूरी तरह से सफेद रंग में रंगा हुआ था। ऐसी जगह को देखना असहज था, इसलिए एंसली ने अपनी आंखें बंद करना बेहतर समझा। हे भगवान, अचानक मुझे इस जगह पर कैसे अगवा कर लिया गया? एंसली को पूरा यकीन था कि यह सब गॉडफादर का ही काम होगा, वरना वो अकेले कैसे यहाँ पहुंच सकती थी। लेकिन ये जगह गॉडफादर की मूर्ति के दायरे में छिपी होनी चाहिए, है ना? और इसे सक्रिय करने वाला एकमात्र व्यक्ति स्वयं गॉडफादर ही हो सकता है। तो क्या यह एक अवसर है, एक सुनहरा मौका? एंसली ने अपना सिर झुकाया। पूरा इलाका अजीब तरह से शांत था और यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ कोई छिपा हुआ खतरा हो सकता है। लेकिन गॉडफादर मुझे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, है ना? अगर ऐसा है, तो क्या हमें इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हो रहा है? एंसली ने आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि विशाल सफेद दीवारों को देखकर उसे उल्टी आ जाएगी। इस बार उसने इंतजार करने और देखने का फैसला किया कि आगे क्या होता है। बेशक प्रतीक्षा करते समय वह अपनी ऊर्जा नियंत्रण का अभ्यास करना नहीं भूली, खासकर अपनी भाग्य क्षमता का, जो अभी तक स्थिर नहीं हुई थी। बच्ची धीरे धीरे अपनी भाग्य शक्ति को सक्रिय करते हुए सफेद फर्श पर पद्मासन में बैठ गई। उसके ऊर्जा केंद्र का सुनहरा हिस्सा, जो उसके शरीर के अंदर एक पिंग पोंग गेंद जितना बड़ा था, तेजी से चमक रहा था। अगले ही पल एक अदृश्य आभा धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर निकलने लगी। बच्ची ने एकाग्रता बरती और उस आभा को अपने सिर से लेकर पैर तक अपने शरीर को घेरने दिया। वह इस तकनीक को किस्मत का कवच कहती थी, या आप कह सकते हैं कि यह उपन्यासों के मुख्य पात्रों के लिए एक तरह का कथानक कवच है। खैर, एंसली के ऊपर सौभाग्य का पवित्र प्रभामंडल चमक रहा था, जिसे वह अपनी सुनहरी ऊर्जा से नियंत्रित कर रही थी।
उसने जितनी ऊर्जा का उपयोग किया वह पूरी तरह से उसके ऊर्जा केंद्र से उत्पन्न हुई थी और भाग्य की क्षमता को संचालित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा ने पूरे पिंग-पोंग के आकार के ऊर्जा केंद्र का 1/3 हिस्सा ले लिया। इस समय चूंकि एंस्ली के शरीर में 3 क्षमताएं मौजूद थी, इसलिए उसका ऊर्जा केंद्र भी 3 अलग-अलग रंगों से रंगा हुआ था। प्रत्येक रंग एक निश्चित क्षेत्र को घेरता था और एंस्ली का अपनी क्षमता पर नियंत्रण जितना मजबूत होता था, क्षमता द्वारा घेरा गया क्षेत्र उतना ही बड़ा होता था। फिलहाल भाग्य और आकर्षण क्षमता की सुनहरी और गुलाबी आभा ने तीव्र श्रवण क्षमता के धूसर क्षेत्र को पूरी तरह से ढक लिया है, जिससे ऊर्जा कोर की सतह पर इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही बचा है। इस समय भाग्य क्षमता की सुनहरी आभा और भी मजबूत होती जा रही थी और यह जल्द ही ऊर्जा कोर की सतह पर काफी जगह घेरने वाली गुलाबी आभा के बराबर हो जाएगी। ठीक उसी समय जब एंस्ली अपनी भाग्य की क्षमता को उजागर कर रही थी और उसे अच्छी तरह से नियंत्रित करना सीख रही थी, तभी अचानक एक पुरुष की मर्दाना आवाज पूरे स्थान पर गूंज उठी। 7वें मेजबान एंस्ली स्लोन का स्वागत है। 3 साल की बहु क्षमता वाली उपयोगकर्ता, स्लोन परिवार की 18वीं मुखिया। एंस्ली लगभग अपनी जीभ काट बैठी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अरे बाप रे, ये क्या था? बच्ची ने तुरंत अपनी भाग्य शक्ति का उपयोग करना बंद कर दिया और उछलकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसने उस मर्दाना लेकिन सौम्य आवाज के स्रोत को देखने की कोशिश में बाएं और दाएं दोनों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। एंस्ली लगभग डर के मारे अपनी पैंट में पेशाब कर देती। क्या ये भूत है? हालांकि एंस्ली को तुरंत याद आया कि उसने एक अज्ञात आवाज से 7वां मेजबान शब्द सुने थे। अपने व्यापक मानवा ज्ञान के आधार पर जो भी बात उसे अभी-अभी आकर्षित कर रही थी, यह एक पौराणिक धोखा होना चाहिए। एक सिस्टम है ना? एंस्ली की सांसें थम गईं। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मानो सीने से बाहर निकल आएगा। ये किस प्रकार की प्रणाली है? 0206 5:08 PM अध्याय 248 गलतशाली। एंस्ली अपनी जगह पर बैठी हुई थी, उस पौराणिक प्रणाली के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही थी। और वास्तव में उस प्रणाली ने उसे निराश नहीं किया। महज कुछ ही सेकंड में दर्जनों सफेद बिंदु एंस्ली के सामने इकट्ठा हो गए, ठीक जुगनुओं के झुंड की तरह। धीरे-धीरे उन सफेद बिंदुओं ने एक ऐसे युवक की आकृति का रूप ले लिया जो गॉडफादर की आत्मा जितना लंबा था। सफेद बिंदुओं वाली इस आकृति से निकलने वाले पवित्र प्रकाश के कारण एंस्ली को अपनी आंखें सिकुड़कर ऊपर देखना पड़ा। स्प्रिंग जी। उस आकृति के प्रकट होने के बाद सफेद अंतरिक्ष में एक जादुई परीक्षा जैसी ध्वनि गूंज उठी। युवक ने एक हल्की सी आह भरी और उसका शरीर झट से स्थिर हो गया। उसके कमर तक लंबे काले बाल हवा में लहराते हुए धीरे-धीरे जमीन पर उतरने लगे। उसके द्वारा पहने गए लंबे सफेद और नीले वस्त्र उसकी बांह के एक झटके से लहराए। सफेद बिंदु पूरी तरह से गायब नहीं हुए, बल्कि युवक के चारों ओर पृष्ठभूमि प्रभाव के रूप में दिखाई दिए। एंस्ली की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने लंबे बालों वाले उस युवक को सफेद फर्श पर कदम रखते देखा। तभी बच्ची उस युवक का चेहरा साफ-साफ देख पाई। युवक के चारों ओर बिखरे सफेद कणों की रोशनी में युवक का गोरा चेहरा पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह चमक रहा था। लंबी पलकें, गहरे काले रंग की आंखें और पतले लाल होंठ। वो युवक किसी साधना उपन्यास के अमर प्राणी जैसा लग रहा था, मानो स्वर्ग से उतरा हो। एंस्ली को अचानक समझ नहीं आया कि क्या कहे। क्या ये उसका सिस्टम है? बच्ची का मुंह खुला रह गया जब उसने उस युवक को देखा जो गॉडफादर की आत्मा की तरह युवा था, लेकिन उसमें एक बिल्कुल अलग ही आभा थी। पहले वाले के चारों ओर एक उग्र और अहंकारी आभा थी, जबकि दूसरा पानी की तरह कोमल, जेड की तरह सुंदर और चंद्रमा की तरह रहस्यमय था। संक्षेप में कहें तो उनका व्यक्तित्व प्राचीन काल के एक रहस्यमय विद्वान जैसा था। यहाँ तक कि उनके कपड़े भी साधना उपन्यासों में वर्णित अन्य साधकों के कपड़ों से मिलते-जुलते थे। एंस्ली को ये सुनिश्चित करना था कि वो गलत शैली में प्रवेश न कर ले। क्या ये दुनिया अभी भी माफिया केंद्रित दुनिया है जिसमें विशेष क्षमताओं वाले उपयोगकर्ता हैं, या ये साधना की दुनिया है? ये तथाकथित सिस्टम किसी साधना लोक से कैसे आ सकता है? सुंदर लड़के, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम गलती से किसी गलत लोक में तो नहीं आ गए? क्या तुम्हारी जगह किसी दूसरे सिस्टम ने ले ली है? एंस्ली के होंठ अनजाने में फड़कने लगे। वो लगभग इस युवक से अपने संसार में वापस चले जाने के लिए कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, युवक ने एंस्ली की ओर देखा और एक मनमोहक मुस्कान बिखेरी। 7वें मेजबान एंस्ली स्लोन, नमस्कार। क्या मैंने आपको बहुत देर तक इंतजार करवाया? युवक ने विनम्रतापूर्वक झुककर अभिवादन किया। उसकी हर हरकत फूलों को शर्म से मुरझाने और तितलियों को रोने पर मजबूर कर देती थी। वह वाकई बहुत खूबसूरत है। एंस्ली कुछ पलों के लिए स्तब्ध रह गई, क्योंकि वह इस अलग तरह के आकर्षक व्यक्ति को देखकर सहज महसूस नहीं कर पा रही थी। युवक की उंगलियां चटकाने पर ही वह अपनी स्तब्धता से बाहर निकली। मेजबान, हेलो, क्या आप वहाँ हैं? उनकी हवा जैसी कोमल आवाज एंस्ली के कानों में पड़ी, मानो उसे पिघला ही रही हो। धिक्कार है, उसकी आवाज भी कितनी अच्छी है। क्या ये सचमुच कोई सिस्टम है, कोई राक्षस या कुछ और? एंस्ली ने अपने होंठ दबा लिए। उसने धीरे-धीरे इस अनजान शख्स के प्रति अपनी सतर्कता बढ़ा ली। किसी तरह वो तुरंत यह नहीं कह पाई कि वो युवक उसका ही अंग है। आखिरकार इससे पहले उसने जितनी भी सिस्टम पर आधारित उपन्यास पढ़ी थी, उनमें सिस्टम का कोई ठोस स्वरूप नहीं होता था। वे केवल आपके दिमाग में डेटा के एक समूह के रूप में मौजूद होते थे। कुछ ही प्रकार की प्रणालियों में इस युवक की तरह कोई ठोस व्यक्ति मौजूद होगा। एंस्ली ने गहरी सांस ली और ऊपर देखा। हाँ, मैं एंस्ली हूँ, लेकिन आप कौन हैं? आपने मुझे मेजबान क्यों कहा? मैं कहाँ हूँ? क्या आप मुझे समझा सकते हैं? एंस्ली ने तब तक तरह-तरह की प्रणालियों के बारे में अनजान होने का नाटक किया, जब तक कि उसे यह यकीन नहीं हो गया कि यह युवक ही वह प्रणाली है जो उसकी होगी। जब एंस्ली ने एक ही सांस में दर्जनों सवाल पूछ लिए, तो युवक कुछ देर के लिए अचंभित रह गया, फिर उसने हल्की सी हंसी हंस दी। हा, प्रिय मेजबान, मेरा असली नाम अल्फिस्टा है। वैसे आप मुझे जो चाहें बुला सकते हैं। अल्फिस्टा ने अपनी आस्तीन ऊपर उठाई और अपने चौड़े चेहरे का आधा हिस्सा उससे ढक लिया। जहाँ तक मेरी पहचान की बात है, मैं एक सिस्टम हूँ। आप कह सकते हैं कि मैं एक ऐसा टूल हूँ जो आपको इस दुनिया में हर तरह के पेशे में सर्वश्रेष्ठ बनने में मदद करेगा। आपको बस एक चुनना होगा। अल्फिस्टा की काली आंखों में सफेद रोशनी चमक उठी, फिर उसने चारों ओर सफेद जगह में देखा। ये जगह, यह एक अलग स्थान है जहाँ मैं रहती हूँ। जब तक मेरा किसी मेजबान के साथ अच्छा रिश्ता नहीं बन जाता, मैं इस जगह को नहीं छोड़ सकती। एंस्ली की आंखें पल भर में चमक उठी। सचमुच, वो एक सिस्टम है। क्या ये वही सुनहरा मौका है जो गॉडफादर ने मुझे दिया था? लेकिन उसे कैसे पता चला कि यहाँ एक सिस्टम है? एंस्ली थोड़ी हैरान थी। उसने उपन्यासों में कभी किसी को इस तरह से कोई सिस्टम हासिल करते हुए नहीं देखा था। फिर भी चूंकि एंस्ली पहले से ही जानती थी कि सिस्टम वास्तव में क्या होता है, इसलिए वह अन्य होस्ट की तुलना में जल्दी शांत हो सकती थी। बच्ची ने अल्फिस्टा की ओर सिर हिलाकर अभिवादन किया और अपना सिर झुकाया। तो तुम धोखेबाज हो, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ क्यों हूँ? तुमने मुझे मेजबान क्यों कहा? और तुम मुझे किस तरह का धोखा दोगे? क्या ये कोई नई क्षमता है? एंस्ली ने बच्चों जैसी भाषा का इस्तेमाल करने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि इस सिस्टम को उसकी असली पहचान यानी एक प्रवासी होने के बारे में पता होना चाहिए था। दरअसल उसे संदेह था कि इस क्षेत्र में प्रणाली तभी सक्रिय होती है जब वो अपनी विशिष्ट क्षमता, भाग्य की क्षमता का उपयोग करती है। वो क्षमता केवल विशेष लोगों के पास होती है, और शायद इसी वजह से इस सिस्टम को पता चला कि वह इस दुनिया से नहीं है। दरअसल जब एंस्ली ने उससे सवाल पूछे, तो उस युवक ने बच्चे को गहन दृष्टि से देखा। अच्छा, आप यहाँ इसलिए हैं क्योंकि आप खास हैं। 0206 5:08 PM अध्याय 249 नियो प्रणाली।
तुम खास हो, तुम्हारी आत्मा इस दुनिया की नहीं है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? अल्स्टर ने एंस्ली की ओर इशारा किया लेकिन उसे जवाब नहीं देने दिया। इस दुनिया से परे किसी खास दुनिया का कोई व्यक्ति ही मुझे सक्रिय कर सकता है। तुम भाग्यशाली हो कि तुमने मुझे ढूंढ लिया। लेकिन फिर एल्फिस्टा के शब्द एंस्ली के कानों में कुछ अजीब से लगे। क्या इसका मतलब यह है कि मेरे सभी 6 पूर्ववर्ती उसी दुनिया से थे जिससे मैं हूँ? जैसे कि एंस्ली के विचारों को समझकर अल्फिस्टा ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही, पिछले सभी मेजबान आपकी ही दुनिया से हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको आपके 6 पूर्ववर्तियों के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन पहले आपसे मेरा गहरा संबंध बन जाए। अल्फिस्टा ने अपना हाथ झटका और उसकी चौड़ी आस्तीन एक बार फिर हवा में लहराई। तो कैसा रहा प्रिय मेजबान, आप मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं? एंस्ली पल भर में अवाक रह गई। क्या मैं आपको अस्वीकार करने का विकल्प चुन सकता हूँ? लेकिन क्या कोई सिस्टम हमेशा होस्ट के साथ जबरदस्ती संबंध नहीं बना लेता? होस्ट को अस्वीकार करने का अधिकार कब से मिल गया? एक बार फिर एंस्ली के विचारों का अनुमान लगाते हुए अल्फिस्टा ने धीमी हंसी हंसी। ही, लगता है मेरे प्यारे मेजबान को सिस्टम के बारे में काफी जानकारी है ना? खैर, मेरे जैसे नव प्रणाली की तुलना अन्य प्रणालियों की तरह केवल डेटा से नहीं की जा सकती। अल्फिस्टा ने कूल दिखने की कोशिश करते हुए अपने बालों को झटका दिया। एक नव प्रणाली का एक ठोस स्वरूप हो सकता है, जबकि मैं केवल एक आत्मा बन सकता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे इस दुनिया में एक मृत आत्मा होती है। इसलिए मुझ में अन्य प्रणालियों की तुलना में अधिक मानवता है। अल्फिस्टा ने गहरी सांस लेने के लिए कुछ देर रुककर वह अपनी सबसे प्रभावशाली मुस्कान बिखेरी जिसका इस्तेमाल वह अक्सर अन्य मेजबानों को धोखा देने के लिए करता था। मैं अपने प्रिय मेजबान के चुनाव का सम्मान करता हूँ, इसलिए यदि आप बहुत सारे लाभ प्राप्त नहीं करना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से मुझे अस्वीकार कर सकते हैं। बेशक, भला लाभों को कौन ठुकराएगा? बच्चे ने जरा भी संकोच नहीं किया और तुरंत जवाब दिया, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। जब अल्फिस्टा ने ताली बजाई तो उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान चुपचाप आ गई। बहुत बढ़िया, तो फिर मैं हमारे बंधन के प्रतीक के रूप में एक चिन्ह बनाऊंगा। आपको कौन सा चिन्ह पसंद है? एक तारा, एक कमल। पिछले मेजबान ने एक सांप चुना था। अल्फिस्टा पहले से ही इधर उधर की बातें कर रहा था, जैसे कोई विक्रेता हो। उसके अचानक बदले रवैये से एंस्ली हैरान रह गई। क्या यह अभी भी वही सौम्य और विनम्र व्यक्ति है जिसे मैंने पहले देखा था? क्या आप एक परिष्कृत प्रणाली नहीं है? तुम अचानक से बिजनेसमैन कैसे बन गए और किसी को टैटू बनवाने के लिए ठगने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अपनी शंकाओं के बावजूद एंस्ली ने अपनी भावनाओं पर काबू पाया और एक गहरी सांस ली। क्या आप बिल्ली के पंजे का निशान बना सकते हैं? मुझे बिल्लियां पसंद हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा निशान बिल्ली के पंजे का निशान हो। खैर, जब मुझे वो निशान मिल जाएगा तो इसका मतलब है कि मैं आधिकारिक तौर पर एक सिस्टम का मालिक बन जाऊंगा, है ना? बुरा नहीं है। अल्फिस्टा मेजबानों के निशानों के संग्रह को देख रहा था, तभी अचानक एंस्ली ने फैसला किया। वो बीच में ही रुक गया और बड़ी-बड़ी आंखों से धीरे-धीरे बच्चे को देखने लगा। सच में, बिल्ली के पंजे का निशान। क्या आप कोई और शांत निशान नहीं चाहते? मुझे लगता है फीनिक्स का निशान आप पर जंचेगा, या शैतान का निशान, या मकड़ी का निशान शायद, या फिर धुंध का निशान। बिल्ली के पंजे का निशान कृपया। धन्यवाद, रंग बैंगनी कर दीजिए, और जब मैं सिस्टम का उपयोग नहीं कर रही हूँ तो ये दूसरों को दिखाई नहीं देना चाहिए। एंस्ली ने लापरवाही से हाथ हिलाया। वो ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे कोई कस्टमाइज्ड फोन केस ऑर्डर कर रही हो। तथाकथित नव प्रणाली के समर्थक अल्फिस्टा पूरी तरह से अचंभित रह गए। ये पहली बार है जब मैंने किसी को मुझसे पहली बार मिलने पर इतना सहज देखा है। क्या उसे सच में मेरे अस्तित्व के बारे में पहले से ही पता था? लेकिन क्या उसे थोड़ा और सावधान नहीं रहना चाहिए था? फिर भी इस बच्ची ने यथासंभव स्वाभाविक व्यवहार किया। उसने डर या घबराहट का कोई संकेत नहीं दिखाया। इससे पहले के सभी मेजबानों को मनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन यह वाली तो आंखें बंद करके ही तैयार हो गई। अल्फिस्टा को यह नहीं पता था कि बच्ची को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, या फिर उसे पहले से ही पता था कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा बल्कि उसे फायदा ही पहुंचाएगा। सच में, क्या पिछले होस्ट में से किसी ने मेरे बारे में उसे बताया था? लेकिन क्या ये बात गुप्त नहीं रहनी चाहिए? अल्फिस्टा एंस्ली से पूछने के लिए बेताब था, लेकिन पहले उसे निशान लगाना था। ठीक है, प्रिय मेजबान, बिल्ली के पंजे का निशान ही सही। अल्फिस्टा के होंठ फड़फड़ाए, ये सोचकर कि कथित तौर पर उत्कृष्ट सिस्टम आपकी जगह एक प्यारा सा पंजे का निशान बन जाए। अफसोस, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अल्फिस्टा केवल एंस्ली की ओर उंगली उठा सकता था, और एक नीली रोशनी एंस्ली के माथे पर पड़ी। पलक झपकते ही बच्चे के माथे पर एक छोटा सा बैंगनी बिल्ली के पंजे का निशान बन गया। कुछ पल के लिए वह चमका और फिर धीरे धीरे गायब हो गया, बच्चे की त्वचा के नीचे छिप गया। ये तभी निकलता था जब बच्चा सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा होता था। हो गया, इसके साथ ही मैंने आपसे सफलतापूर्वक संबंध बना लिया है। प्रिय मेजबान, मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? अरे, मैं भूल गया। क्या आप मेरा नाम बदलना चाहते हैं? एंस्ली की आंखों के स्तर को मिलाने के लिए अल्फिस्टा ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे कर लिए और घुटनों के बल बैठ गया। चूंकि अब वह इस बच्चे की वजह से स्वतंत्र हो गया है, इसलिए उसे उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मुझे बॉस या कुछ और कहो। हाँ, अब से तुम्हारा नाम ज़ेब होगा। अल्फिस्टा का उच्चारण थोड़ा मुश्किल है। एंस्ली ने अल्फिस्टा का नाम बदलने में जरा भी संकोच नहीं किया। अगर वो बचपन की भाषा में उसका पिछला नाम बोलती तो वह अपनी जीभ काट लेती। अगर अल्फिस्टा को बच्चों की भाषा में कहें तो क्या होगा? अल्स्ट्वेल, धर तेरे की। ज़ेब छोटा और बोलने में आसान है। ज़ुबेब, हाँ, प्यारा और सरल। अल्फिस्टा को एंस्ली के दिमाग में चल रही किसी भी बात का पता नहीं था, लेकिन उसे अपना नया नाम खास नापसंद नहीं था। ठीक है बॉस, मेरा नाम अब ज़ेब है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। ज़ेब ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एंस्ली की छोटी हथेली से हाथ मिलाया। अब बॉस, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस पेशे में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहेंगे? अंततः वे सबसे महत्वपूर्ण हिस्से तक पहुंच गए। 0206 508 PM अध्याय 250 बेबी माफिया गॉड सिस्टम। वो किस पेशे में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहेगी? एंस्ली को 2 बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ी और उसने तुरंत हैरानी से कहा, माफिया। मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर माफिया बनना चाहता हूँ, जबकि मैं अभी बच्चा ही हूँ। दूसरे शब्दों में कहें तो वह चाहती थी कि उसका नाम गॉडफादर जितना मशहूर हो जाए, लेकिन 15 साल की उम्र से पहले ही। वो पहली ऐसी बेबी माफिया बनना चाहती थी जो एक किंवदंती बन सके। गॉडलिफ देश में पहले से ही सर्वश्रेष्ठ महिला माफिया मौजूद थी, और पूरी दुनिया में भी ऐसी ही एक माफिया मौजूद थी। इसलिए एंस्ली ने अपने लक्ष्य में थोड़ा बदलाव किया। ये दुनिया की सबसे ताकतवर महिला बेबी माफिया बनने जा रही है। उसकी महत्वाकांक्षा सिर्फ इस छोटे से देश गॉडलिफ देश तक ही सीमित नहीं थी। ये देश माफिया समाज के लिए स्वर्ग हो सकता है क्योंकि इसे माफिया समाज का जनक देश कहा जाता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि गॉडलिफ देश का सबसे शक्तिशाली माफिया दुनिया का भी सबसे शक्तिशाली माफिया था। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें कठोर वातावरण में रहने पर व्यक्ति अधिक मजबूत बन जाता है। गॉडलिफ देश में माफिया को वास्तव में सरकार से डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि माफिया भी सरकार का समर्थन करता था, न कि इसके विपरीत। हालांकि अन्य देशों में सरकार माफिया को खत्म करने के लिए सख्त रुख अपनाती थी। वहां रहने वाले माफिया को सरकार से लगातार सावधान रहना पड़ता था, साथ ही माफिया समाज के भीतर आंतरिक संघर्षों का भी सामना करना पड़ता था। ऐसी स्थिति में जो परिवार आज तक जीवित रह सकता है, वह निस्संदेह वाल्टर परिवार से भी अधिक मजबूत हो जाएगा। इस दुनिया में
अभी भी बहुत सारे मजबूत लोग मौजूद थे। इसके अलावा माफिया से इतर अन्य गुट भी एंसली के जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं, जैसे कि वे संघ की शोधकर्ता संगठन जो उसकी विदेशी आत्मा या अन्य चीजों को हासिल करना चाहते हों। इसलिए एंसली को न केवल गॉडफादर देश में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर माफिया बनना था। नहीं, उसे गॉडफादर को भी पीछे छोड़ना था। जेव ने एंसली का अनुरोध सुना और वह चौंकने से खुद को रोक नहीं पाया। उसकी महत्वाकांक्षा बहुत ऊंची है। वह वाकई कोई साधारण परलोकवासी नहीं है, लेकिन यह अच्छी बात है। इस व्यवस्था से लाभान्वित होने वाले लोग सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ होने चाहिए। उन्हें अपने अपने तरीके से महान हस्ती होना चाहिए। गॉडफादर को पीछे छोड़ने के बारे में सोचकर जेव भी अपनी उस इच्छा को पूरा करने के लिए थोड़ा उत्साहित था। युवक ने सिर हिलाया और अपनी भूतिया सी हथेलियों को रगड़ा। ठीक है बॉस, तो फिर आपका सिस्टम बेबी माफिया गॉड सिस्टम होगा। कैसा लगा? बेबी माफिया गॉड, बढ़िया नाम है, मैं तैयार हूँ। एंसली की आंखें चमक उठी। जेव का नाम रखने का हुनर वाकई कमाल का था। हम इसके बाद मैं सिस्टम को इस तरह से समायोजित करूंगा जिससे आपको नन्हा माफिया सरगना बनने में मदद मिलेगी। ठीक है, क्या आप अपने 6 पूर्ववर्तियों के बारे में जानना चाहते हैं? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं कितना भरोसेमंद हूँ। जेव ने हाथ हिलाया और हवा में एक अर्धपारदर्शी बोर्ड प्रकट हो गया। युवक खड़ा हुआ और चीजों को ठीक करने में व्यस्त हो गया। उसने एंसली से यह काम सिर्फ अपनी विश्वसनीयता दिखाने के लिए पूछा। उसके पूर्ववर्तियों का इतिहास उसके बायोडेटा के रूप में काम आ सकता था। जेव को अभी भी अपने सिस्टम डेटा को समायोजित करने के लिए समय चाहिए था, इसलिए एंसली के पास भी उसके इंतजार में करने के लिए कुछ नहीं था। ऐसे में उसे उसका प्रस्ताव क्यों ठुकराना चाहिए? बच्चे ने तुरंत सिर हिलाया। जरूर, मुझे पिछले मेजबानों का शानदार इतिहास दिखाओ। एंसली ने जेव की ओर मुस्कुराते हुए कहा। किसी न किसी तरह उसे यह आभास हो रहा था कि उसके पूर्ववर्ती कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें वह इतिहास से जानती होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बॉस, आप उनकी जीवनी पढ़ लीजिए, मैं थोड़ी देर अपने डेटा को ठीक कर लेता हूँ। जेव ने एक और अर्धपारदर्शी बोर्ड एंसली की ओर भेजा और वह बोर्ड बच्ची की आंखों के ठीक सामने रुक गया। ये पहली बार था जब जेव किसी बच्चे को लीजेंड बनने में मदद करने वाला था और इसीलिए उसे कुछ तैयारियां करने की जरूरत थी। एंसली ने जेव को वह सब करने दिया जो उसे करना था, जबकि वह बोर्ड पर टहलती रही, जो कि एक टच स्क्रीन निकला। जेव द्वारा अनुबंधित पहले होस्ट का डेटा तुरंत बोर्ड पर दिखाई दिया। जब एंसली ने पहले मेजबान की तस्वीर देखी तो वह लगभग लड़खड़ाकर मुंह के बल गिर पड़ी। ये क्या ये गॉडलिफ देश की पहली महिला रसायन शास्त्री नहीं है? गॉडलिफ के रसायन शास्त्रियों की मां। एंसली का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह व्यक्ति भी एक पुनर्जन्म लेने वाला प्राणी है और उसकी भी एक प्रणाली है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वह इतनी अद्भुत थी। उसके पास उसे समर्थन देने के लिए एक मजबूत व्यवस्था थी। पहले होस्ट के इतने शानदार होने के कारण एंसली को जेव की विश्वसनीयता पर भरोसा होने लगा। बेशक सिस्टम वाले सभी होस्ट उतने ही अद्भुत नहीं होते जितने कि दूसरे होस्ट थे। ये सब व्यक्ति पर ही निर्भर करता था। दूसरे और तीसरे मेजबान भी प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी प्रतिमाएं स्मारक पार्क में पंजीकृत नहीं थी। इसका मतलब है कि वे प्रसिद्ध तो थे, लेकिन इतने महान नहीं थे कि स्मारक पार्क में उनकी प्रतिमाएं बनाई जाएं। संयोगवश चौथी मेजबान पूरी दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला माफिया थी, जबकि पांचवी मेजबान केवल पूरे गॉडलिफ देश की सबसे शक्तिशाली माफिया थी। अब तक दुनिया में कोई भी ऐसा शक्तिशाली पुरुष माफिया नहीं था जो इस व्यवस्था का संचालक हो। गॉडलिफ देश में रहने वाले मेजबानों से यही उम्मीद थी। उनमें से अधिकांश सबसे शक्तिशाली माफिया बन गए और उन्होंने कोई अन्य पेशा नहीं चुना। आखिरकार गॉडलिफ देश में एक शक्तिशाली माफिया पहले से ही भगवान के समान था। वे दूसरे पेशे क्यों चुनते? अगर आप में क्षमता है तो माफिया बनने से आप सर्वश्रेष्ठ पशु प्रशिक्षक या राक्षस प्रशिक्षक बन सकते हैं। इस पेशे में भविष्य में व्यापक संभावनाएं थी। एंसली ने बोर्ड की सतह पर दिखाए गए प्रत्येक होस्ट को देखकर सिर हिलाया। वह तब तक स्क्रॉल करती रही जब तक उसे छठा होस्ट नहीं मिल गया, जो बिल्कुल उसके सामने वाला होस्ट था। अचानक उसके मन में जिज्ञासा जागृत हुई। छठा मेजबान कौन है?